हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल रामलाल्स। आ जाएगा ऑडियो एंड वीडियो दोनों ही आ जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। फटाफट बता दीजिए आ गया क्या। फटाफट बता दीजिए ऑडियो एंड वीडियो दोनों ही आ गया है क्या। हेलो हेलो हेलो, ऑडियो एंड वीडियो दोनों ही आ गया है तो फटाफट वाई लिख दीजिए। फटाफट वाई लिख दीजिए बेटा। ऑडियो एंड वीडियो दोनों ही क्लियर है तो फटाफट वाई लिख दीजिए। और बताइए टेस्ट कैसा हुआ। फर्स्ट टेस्ट था, कई लोगों का बहुत बेहतर हुआ होगा, कई लोगों का थोड़ा खराब हुआ होगा, और कुछ बच्चे जो नए ज्वाइंड है उनका थोड़ा ज्यादा खराब हुआ होगा। तो अभी रुकना नहीं है, थकना नहीं है, अभी तो स्टार्टिंग है भाई। कोई दिक्कत नहीं है, आपका टेस्ट खराब हुआ हो या बहुत बेहतर हुआ हो, आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। टाइम लगेगा, सब कुछ अच्छे से इंप्रूव्ड हो जाएगा, है ना। मेहनत करते रहोगे लगातार। मैंने आपको बताया है बहुत पहले कि जीवन में हमेशा एक ही चीज का ध्यान रखना, ये बीता हुआ कल से बेहतर होना चाहिए तुम्हारा आज। ये जो तुम आज जी रहे हो ना, आज जो तुमने टाइम स्पेंड किया है, आज जो तुम पढ़ाई किए हो, वो बीते हुए कल से बेहतर होना चाहिए। बस किसी न किसी मायने में बीते हुए कल से बेहतर होना चाहिए। तो कसम खाओ कि नेक्स्ट टेस्ट अच्छा ही होगा, और अच्छा होगा नहीं, अच्छा करने की पूरी कोशिश करेंगे, आप पूरी जान लगा देंगे अच्छा करने की। बस यहां पे जो हुआ बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी मार्क्स हैं बहुत बढ़िया, कई लोगों के बहुत ज्यादा मार्क्स आए, 175 175 175 वाले कम से कम 20-30 बच्चों ने मैसेज किया मुझे, बहुत अच्छी बात है। और 100 के राउंड भी बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया। इंप्रूव हो जाएगा बेटा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। ओनली 125 बेटा, ये फिजिक्स है। अगर फिजिक्स में तुम्हारे 125 है, इसका मतलब ये हुआ कि बायोलॉजी में 150 है। जूलॉजी और बॉटनी के 170 के बराबर होता है, फिजिक्स का 125। फिजिक्स में अगर आप 125 लेके आ रहे हो, मतलब वो बायो के 155 के बराबर है। बहुत बड़ी बात है। फिजिक्स में लगभग लगभग इतनी आसपास आते हैं नंबर। समझ में आया कि नहीं आया? चलो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो आज का कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। कितने लोगों ने एक्स्ट्रा लेक्चर देख लिया है? सर बीच बीच में आप एक्स्ट्रा लेक्चर चिपका देते हो हमेशा। देखो बेटा, अगर मैंने प्रॉमिस किया है कि बहुत अच्छा कंटेंट डिलीवर करूंगा और वो सबसे बेहतर होगा, तो दुनिया से बेहतर कंटेंट डिलीवर करने के लिए मुझे थोड़ा सा टाइम भी चाहिए होगा। और आपको बहुत बेहतर कंटेंट पढ़ना है तो आपको भी थोड़ा टाइम देना होगा। ये म्यूचुअल प्रोसेस, आप समझते हैं। तो कितने लोगों ने एक्स्ट्रा लेक्चर देख लिया था, फटाफट बता दीजिए। कितने लोगों ने एक्स्ट्रा लेक्चर देख लिया था, फटाफट बता दीजिए। ठीक है। और अगर किसी बच्चे का जवाब है नो, तो आपका रिक्वेस्ट है प्लीज आप ये लाइव लेक्चर मत देखिए, पहले जाइए और वो जो एक्स्ट्रा लेक्चर था उसको कंप्लीट करिए, और फिर आप आइएगा यहां पे लाइव लेक्चर देखने। फिर आप आइएगा यहां पे लाइव लेक्चर देखने। श्रेया वर्मा, श्रेया वर्मा बेटा जल्दी निकल लो यहां से, है ना बेटा, जल्दी निकल लो। पलक, तुम्हें नीट की कसम है बेटा, जल्दी निकल लो यहां से, कोई बात नहीं, निकल लो यहां से, जाओ जाओ और लेक्चर देख के आओ। मतलब हद बदतमीज हो यार। तो यहां क्या करने आए हो? प्रसाद मिल रहा है यहां पे। तुम बाबू जलेला हो, तुम बाबू जलेला, रामलाल का दोस्त है। रामलाल को एक नया दोस्त मिला है, बाबू जलेला, वही हो तुम, बाबू जलेला। ये जो लोग कह रहे हैं सर हम नहीं देख पाए लेक्चर, ये बाबू जलेला टाइप इंसान है। चलो तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था? वेरिएबल एक्सेलरेशन के क्वेश्चन करे थे। अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो आपको यह नहीं समझ आएगा ना बेटा, बहुत लॉजिकल सी बात है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, फिजिक्स में ना जो भी चीजें हैं वो हाईली कनेक्टेड होती है। अब यहाँ पे रोते रहोगे सर रिपीट रिपीट रिपीट, बेटा वो लेक्चर देख क्या जाते तो रिपीट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, है ना। न्यू करेक्टर बाबू जलेला, ये जो लोग लेक्चर नहीं देखे ना वही है बाबू जलेला। जो नो लिख रहा हो ना समझ लेना बाबू जलेला है वो। चलो तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 6, जिसमें हम मोशन विद अ वेरिएबल एक्सेलरेशन को थोड़ा सा और अच्छे से समझेंगे। उम्मीद करते हैं कि लास्ट लेक्चर आप बहुत अच्छे से देख चुके होंगे, और नहीं भी देखे होंगे तो थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन में दे देता हूं कि मैंने एक माइंड मैप बनाया था जोरदार, और वो काइनेमेटिक्स का एकदम बेसिक माइंड मैप है। क्या माइंड मैप बनाया था एक बार और बताते हैं। मान लीजिए कि बेटा ये पोजीशन है, क्या है बेटा? बाबू जलेला निकल गया यहां से, बाबू जलेला, चलो इधर देखो, ये पोजीशन है।
सबसे पहले हमने पोजीशन के बारे में समझा था। हाँ सर, सबसे पहले पोजीशन के बारे में समझा था। फिर किसके बारे में समझा था सर? हमने उसके बाद वेलोसिटी और स्पीड के बारे में समझा था। तो अगर मैं स्पीड की बात करूं तो मन में कुछ अधूरा सा रहता है। मैं जब स्पीड की बात करता हूं तो मन में कुछ अधूरा सा रहता है। एक बच्चे ने बड़े ही जोरदार डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मुझे भेजा, नाम मैं भूल रहा हूं। वो कहता है कि सर डिस्टेंस वो स्ट्रगल है जो सिर्फ हम जानते हैं अपने सक्सेस को पाते समय, और डिस्प्लेसमेंट वो चीज है जो दुनिया देखती है कि ये रामलाल था, आज ये डॉक्टर रामलाल है। दुनिया को क्या पता चलता है कि कल तो एकदम ये रामलाल था, बाबू जलेला का दोस्त है, बाबू जलेला का दोस्त है रामलाल, और ये फाइनली डॉक्टर रामलाल बन गया। तो दुनिया को तो सिर्फ डिस्प्लेसमेंट दिखता है कि तुम आज कहां हो और कल कहां थे। असल में डिस्टेंस वो स्ट्रगल है जो तुम ही जानते हो कि तुमने कितनी दिन रात पढ़ाई किया है एक करके। कितना जोरदार डेफिनेशन बनाया बच्चे ने। बोला सर आपसे इतना पढ़ा ना कि अब मेरा दिमाग ज्ञान चक्षु खुल गया। ज्ञान चक्षु, ज्ञान चक्षु पता है क्या होता है? नहीं सर नहीं पता है। अरे रामलाल तेरे पास भी है लेकिन वो बंद है। वो ज्ञान चक्षु खुलेगा किसी दिन। तो सर मेरा ज्ञान चक्षु खुल गया है और मैंने एक बनाया, 2-3 भेजा उन्होंने, मुझे ये वाला जोरदार लगा, है ना। क्या लगा जोरदार? तो वो कहता है कि सर डिस्प्लेसमेंट, सॉरी पहले तो कहता है सर डिस्टेंस, ध्यान से सुनिएगा आपको भी बड़ी मजा आएगा। सर डिस्टेंस वो स्ट्रगल है जो सिर्फ हम जानते हैं अपने स्ट्रगल के समय, अपने तैयारी के समय, कंपटीशन की तैयारी के समय जो हम करते हैं, वो डिस्टेंस है, जो वो डिस्टेंस एक स्ट्रगल है जो सिर्फ हम ही जानते हैं। और डिस्प्लेसमेंट वो सक्सेस है जो दुनिया देखती है। समझ में आया कि नहीं है? दुनिया को क्या पता चलता है? कल तो एकदम रामलाल टाइप इंसान था और आज ये डॉक्टर रामलाल बन गया। दुनिया को बस फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन पता है, और चलने वाले को असल में क्या पता है? डिस्टेंस पता है। बिल्कुल सही बात बोला। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। चलिए हां, तो वेलोसिटी पढ़ी। तो वेलोसिटी अगर मैं आपको बता दूं तो आपको मैं अल्टीमेट चीज बता दिया, इसके पास हाउ फास्ट एंड डायरेक्शन दोनों है। फिर हमने पढ़ा एक्सेलरेशन, फिर हमने पढ़ा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के आगे कुछ नहीं पढ़ा मैंने, एक्सेलरेशन के आगे कुछ नहीं पढ़ा। ठीक है सर, अगर मुझे पोजीशन गिवन हो और वेलोसिटी निकालना हो तो क्या करेंगे? सर अगर आपको पोजीशन गिवन है और वेलोसिटी निकालना है तो आगे हम जाते हैं, इसमें रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन, रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम करेंगे तो सर ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलेगा। पोजीशन को डिफरेंशिएट कर दोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? वेलोसिटी मिल जाएगा। लेकिन सर अगर पोजीशन गिवन हो और एवरेज वेलोसिटी पूछे, पोजीशन गिवन हो और एवरेज वेलोसिटी पूछे तो आप डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। डिफरेंशिएशन एक इंस्टेंट पे होता है, वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताता है। रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है? वेलोसिटी की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? फटाफट कमेंट करके बताओ, वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? सर अगर मैं पोजीशन को डिफरेंशिएट करूंगा तो रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलेगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलेगा। ओके, तो फिर एवरेज क्या मिलेगा? एवरेज क्या मिलेगा? तो चलिए देख लेते हैं एवरेज क्या मिलेगा। तो एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अच्छा, और टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलता है? तो फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन घटा दियो और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम डेल्टा टी लिख देना, यह आ जाएगा तुम्हारा एवरेज वेलोसिटी। तो दोनों चीज बुझाया एकदम जोरदार, माइंड में बनाया मैंने, एमआर स्टार लिख देना यहां पे। और वेलोसिटी से जैसे मैं एक्सेलरेशन तक जाता हूं तो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? सर रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम को हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम को हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। बिल्कुल सही जवाब है सर। लेकिन वेलोसिटी अगर टाइम के टर्म्स में दिया हुआ है, वेलोसिटी टाइम के टर्म्स में दिया हुआ है, वेलोसिटी का फॉर्मूला टाइम से रिलेटेड है, तब तो आप टाइम से डिफरेंशिएट करेंगे। अगर वो टाइम से रिलेटेड नहीं है तो आप इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन a इंटू डीवी बाई सॉरी a इज इक्वल टू v इंटू डीवी बाई dx से निकालेंगे। बिल्कुल सही बात है सर, ये तो हम धुआंधार कर देंगे, एकदम धुआं उड़ा देंगे सर, ये सब कर देंगे। हमने पढ़ा है, आपने जो एक्स्ट्रा लेक्चर दिया था उसमें बहुत डिटेल में समझाया था। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा भाई, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा? बाबू जलेगा जल्दी बताओ, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा? एक बच्चा पूछ रहा है क्या मैं बोलूं? मतलब थोड़ा सा टीचर की एनर्जी को देख के तो शर्म करो बेटा टीचर की एनर्जी को, इंटेंशन के देख के तो शर्म करो। कहीं और जाके कर लो ना बात, कोई बात नहीं। आपको लगता है कि जो इंस्टेंटेनियस डिस्ट्रैक्शन है उसी को अभी ही फुलफिल कर लेना चाहिए।
हाँ तो अभी फुलफिल कर लो, यहां अपना समय क्यों खराब कर रहे हो? और यहां जिस चीज की चाहत में आए हो, तुम्हें आज तक नहीं मिला तो यहां भी नहीं मिलेगा। तुम्हारा शकल और किस्मत दोनों खराब है, समझना। एक बच्चा बोले हु इज कमिटेड हियर, बेटा कुछ नहीं मिलेगा इन सब चीजों से, और तुम्हें तो खासकर कुछ नहीं मिलेगा। तेरा शकल और किस्मत दोनों ही खराब है। अगर चाहता है कि तेरे जीवन में कुछ अच्छा हो जाए तो तेरे पास एक ही रास्ता बचा है, आज मैं बता देता हूं। बहुत ही ज्यादा जान लगा के ईमानदारी से पढ़ लो, पढ़ लो, डॉक्टर बन जाओ, और डॉक्टर बन के किसी बढ़िया गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सरकारी डॉक्टर बन जाना। सरकारी डॉक्टर के बनने के बाद तुम्हारे जीवन में जो डिस्ट्रैक्शन है वो वहां बाद में फुलफिल हो जाएगा। देखो ना कभी फोटो सरकारी नौकरी वाले को कैसी मिलती है। तो बस एक ही रास्ता तेरे पास बचा है। हाँ, तेरा शकल अच्छा होता तो मैं कह सकता था कि तेरा पहले कुछ हो जाएगा। तो तेरे जीवन में बस एक ही रास्ता बचा है और कुछ नहीं बचा है। एक ही रास्ता बचा है। तो बाबू जलेला ध्यान से सुनो, समझ गए ना क्या करना है? अगर चाहते हो कुछ अच्छा हो जाए तेरे जीवन में तो बस यही रास्ता बचा है। शकल और बुद्धि दोनों ही खराब है तेरा। चलो इधर देखो, चलो तो क्या लिखोगे? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। कितने डिटेल में, कितने जान लगा के और अच्छे से मैंने समझाया था कि एवरेज का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, सॉरी फाइनल वेलोसिटी क्या था और कितने देर पहले की रिस्पेक्ट में आप चेंज देखना चाहते हो, माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, दैट्स इज एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन निकालते समय इनिशियली और फाइनल के बीच में क्या हुआ था हमें कोई मतलब नहीं है। हमें फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी सीधा घटा देना है और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम लिखना है। ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम लिखना है। डेल्टा टी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, दैट्स इट। अच्छा, एक फॉर्मूला और बताया था मैंने, किसी भी चीज का एवरेज निकालना हो, जैसे यहां पे एवरेज एक्सीलरेशन निकालना और वेलोसिटी दिया हो, एवरेज एक्सीलरेशन निकालना है, वेलोसिटी दिया हो तो फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी करोगे। लेकिन अगर एक्सीलरेशन देके एवरेज एक्सीलरेशन पूछे तो क्या करोगे? एक्सीलरेशन देके ही एवरेज एक्सीलरेशन पूछे तो क्या करोगे? जैसे कभी कभी सवाल होता है एक्सीलरेशन a इज इक्वल टू 2t, मतलब एक्सीलरेशन वेरिएबल है, 2 सेकंड के बीच में एवरेज एक्सीलरेशन क्या होगा? तो जब आपको एक्सीलरेशन देके ही एवरेज एक्सीलरेशन पूछे तो आप डायरेक्ट लिखेंगे a इंटू डी टी का इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। अगर आपको एक्सीलरेशन गिवन है और एवरेज एक्सीलरेशन पूछ रहा है तो उसी का इंटीग्रेशन कर दीजिए टाइम के रिस्पेक्ट में और डेल्टा टी से डिवाइड कर दीजिए। और अगर ध्यान से सोचिएगा तो एकदम चरम सुख की अनुभूति होगी। सर हमको डाउट है, आपने जो पढ़ाया कि सही है कि गलत, तो इसको चेक कर लो, चेक कर लो। सर कैसे चेक करें? तो आज मैं कहता हूं, जब मैं ड्रॉपर बैच शुरू करता हूं ना तो पहले दिन कह देता हूं कि कभी भी मास्टर पे भरोसा मत करना। जैसे मैं ड्रॉपर बैच शुरू करता हूं तो पहले दिन ही कह देता हूं कि मास्टर पे भरोसा नहीं करना है। सर किस पे करना है? खुद के बुद्धि पे। सर वो तो है ही नहीं, कोशिश कर धीरे धीरे, ज्ञान चक्षु क्या पता कब खुल जाए। कोशिश करता रहेगा तो ज्ञान चक्षु खुल सकता है। मास्टर चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हो, बायोलॉजी नहीं फिजिक्स और केमिस्ट्री में लगेगा ये, है ना। बायोलॉजी में यूनिट एंड डायमेंशन मत ढूंढना। बोला मैम 1 मिनट, इसमें डायमेंशन मैच नहीं कर रहा, बायोलॉजी में डायमेंशन मत देखना। फिजिक्स और केमिस्ट्री का मास्टर चाहे कोई भी टॉपिक पढ़ा रहा हो, चाहे कोई सा भी फॉर्मूला लिखे, दैट मस्ट बी डायमेंशनली करेक्ट। वो डायमेंशनली करेक्ट होना चाहिए, तभी वो सही होगा। तो मान लो ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया, तो इसको डायमेंशनली वेरीफाई करो। इधर क्या है बोलो? एक्सीलरेशन। तो इधर क्या होना चाहिए? एक्सीलरेशन। देखो बेटा, इंटीग्रेशन का कोई डायमेंशन होता नहीं, इसका कोई डायमेंशन थोड़ी ना बेटा। ये एक्सीलरेशन और इधर dt, तो dt मतलब टाइम ही बना और नीचे भी टाइम है, तो ये टाइम से टाइम कटेगा, इधर भी एक्सीलरेशन इधर भी एक्सीलरेशन। बताओ मजे आए कि नहीं आए ये सुन के? बताओ मजे आए कि नहीं आए सुन के? है ना। बायोलॉजी में थोड़ी ना यूनिट एंड डायमेंशन लगाओगे, बायोलॉजी के टीचर पे आंख बंद करके भरोसा करना, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री के टीचर पे भरोसा नहीं करना। फिजिक्स वाला मास्टर कुछ भी पढ़ा रहा हो, पढ़ा के रिजल्ट लिख दिया, उसको लगा भाई मास्टर रुक जा, मास्टर साहब रुक जाइए, ये जो आपने रिजल्ट लिखा उसको डायमेंशनली वेरीफाई करने दीजिए पहले मुझे, है ना। कहीं भी पढ़ रहे हो तुम, कुछ भी पढ़ रहे हो ना, तो पहले टीचर को रोकना, बोलना कि रुकिए सर ये फॉर्मूले को डायमेंशनली वेरीफाई करने दीजिए, तब आप आगे चलिएगा। टीचर कर दो तो अच्छा है, नहीं तो खुद करना। ठीक है भाई, चलो मजा आ गया, एकदम जोरदार, एकदम जोरदार। तो चलिए, तो एवरेज वेलोसिटी के फॉर्मूले को भी एक नया रूप दे सकते हैं हम, इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी टी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। डेल्टा टी या इंटीग्रेशन ऑफ टी भी लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ टी सिंपल है तो डेल्टा टी ही आ जाएगा।
बताओ जोरदार, ये माइंड मैप समझ आया कि नहीं है? एकदम गर्दा गर्दा हो गया, मोक्ष मिल गया सर, चरम सुख की अनुभूति मिल गई। चलिए बाबू जलेरा, आगे चलिए। अब मान लीजिए कि मुझे एक्सीलरेशन गिवन है और वेलोसिटी चाहिए। क्या गिवन है बेटा? एक्सीलरेशन गिवन है और वेलोसिटी चाहिए। तो क्या करेंगे? तो यही फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ध्यान से देखिएगा। ये एक इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन है, ए है। dt को उठा के मैं यहां लिख देता हूं, बस इस dt को उठा के यहां चिपका देता हूं। तो क्या बनेगा सर? ये बनेगा a इंटू डी टी और इधर बन जाएगा dv। ओके 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 ओके। दोनों तरफ अगर मैं इंटीग्रेशन का साइन लगा दूं, क्या लगा दूं बेटा? इंटीग्रेशन का साइन लगा दूं, तो ये है आपका इनिशियल टाइम से फाइनल टाइम के बीच में इंटीग्रेशन, क्योंकि एक्सीलरेशन इंटू डी टी टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है। और इनिशियल टाइम पे यहां पे वेलोसिटी का इंटीग्रेशन है, तो इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक आप लिमिट लिख देंगे। तो बताइए वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन क्या बताएगा? एक्सीलरेशन। और एक्सीलरेशन का इंटीग्रेशन करोगे, देखो एक्सीलरेशन का इंटीग्रेशन टाइम के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा? चेंज इन वेलोसिटी। क्योंकि इंटीग्रेशन एक लिमिट में होता है, इंटीग्रेशन इनिशियल से फाइनल के बीच होता है और डिफरेंशिएशन एक इंस्टेंट पे होता है। समझ में आया कि नहीं है? समझ में आया कि नहीं है? अब चलो यहां चलते हैं। वेलोसिटी से पोजीशन पे जब हम जाएंगे, कहां जाएंगे साहब? वेलोसिटी से जब पोजीशन पे जाएंगे तो देखो ये वाला फॉर्मूला बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं। dt को यहां रख देंगे तो v इंटू डी टी इज इक्वल टू dx और इंटीग्रेशन दोनों तरफ चिपका देंगे। जब इंटीग्रेशन चिपकाएंगे तो इधर किसका इंटीग्रेशन है सर? v का, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो यहां लिखेंगे इनिशियल टाइम से लेकर के फाइनल टाइम, और ये हो जाएगा इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन। और dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x। फाइनल पोजीशन पहले रखेंगे लिमिट में, फिर इनिशियल पोजीशन रख देंगे। या क्या आ जाएगा सर? ये तो आ जाए डिस्प्लेसमेंट। ये क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया कि नहीं है? ये क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। तो ये रहा आपका करेक्ट आंसर। इस वेलोसिटी को बीच में हम लिख देते हैं। अब सर अगर मैं पोजीशन को डिफरेंशिएट कर इंटीग्रेट कर दूंगा तो क्या मिलेगा? तो अगर आप पोजीशन को इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या मिलेगा आपको? तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, आप गड्ढे में गिर जाएंगे। सर क्यों? क्योंकि इसके इधर गड्ढा है। सर ऐसे क्यों कह रहे हो सर? हम गड्ढे में गिर जाएंगे। हां, पोजीशन के पीछे गड्ढा है और एक्सीलरेशन के आगे गड्ढा है। कई बार बच्चे गलती में एक्सीलरेशन को ही डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो साहब एक्सीलरेशन का डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा? कुछ नहीं। एक्सीलरेशन का डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा बताओ ना। अगर कुछ होता भी है ना तो आपके सिलेबस में 0.0001% भी नहीं है। तो आप सही चीज सीखिए ना बेटा। बताइए ना, एक्सीलरेशन को अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या मिलेगा? तो आगे कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं मिलेगा, नाली में गिर जाएंगे। हां, नाली है पीछे। बहुत सही, मैं गड्ढा बोला, ये बच्चे और ज्यादा जोरदार है। सर अगर एक्सीलरेशन को हम डिफरेंशिएट करें तो हम ही खुद ही नाली में गिर जाएंगे। तो इसके आगे आपको नहीं जाना है। कितना जोरदार समझ आया बताओ? कितना जोरदार समझ में आया? सुनो, पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, पोजीशन, पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन। पोजीशन को डिफरेंशिएट करा, वेलोसिटी, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किया, एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन को डिफरेंशिएट किया, नाली में गिर जाएंगे। एक्सीलरेशन को डिफरेंशिएट नहीं करना। तो सर एक्सीलरेशन जब हुआ तो क्या करेंगे? एक ही रास्ता इंटीग्रेट करना पड़े। अब इसका मतलब तो यह हुआ कि अगर एक्सीलरेशन गिवन है तो इंटीग्रेशन ही कर सकते हो और कुछ कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर एक्सीलरेशन को डिफरेंशिएट करें तो हम नाली में गिर जाएंगे। तो एक्सीलरेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो चेंज इन वेलोसिटी, और चेंज इन वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेंगे तो पोजीशन, और पोजीशन को इंटीग्रेट करेंगे तो नाली में गिर जाएंगे। एकदम जोरदार, नाली में गिर जाएंगे। तो इसके आगे क्या है बोलो? इसके आगे लिख देते हैं नाली है। इसके आगे क्या है? नाली है। इसके आगे हमें जाना ही नहीं, नाली में गिर जाएंगे एकदम। नाली, एकदम चरम सुख की अनुभूति, एकदम जोरदार फील है कि नहीं है? क्या तुम इसको भूल जाओगे? क्या भूल जाएगा? क्या कल होके भूल जाएगा कि क्या करना है? मैं तुम्हें ईमानदारी से बता देता हूं, जो 11th क्लास का बच्चा होता है ना, उसको साहब यही समझने में 2 साल निकल जाते हैं। वो जब 11th में जाता है तब उसको समझ में आता है कि किसके साथ क्या करना है। अब बताओ, क्या तुम्हें इस माइंड मैप से सीधा सीधा समझ में आ गया कि किसके साथ क्या करना है? हां सर। पोजीशन के पीछे क्या है? पोजीशन के पीछे नाली है सर। एक्सीलरेशन के आगे क्या है? एक्सीलरेशन के आगे भी नाली है सर। अगर मैं एक्सीलरेशन को डिफरेंशिएट किया तो नाली में गिर जाऊंगा। आगे आगे जाने के लिए क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन करते हैं। और पीछे आने के लिए क्या करते हैं? इंटीग्रेशन करते हैं। एक्सीलरेशन का इंटीग्रेशन, चेंज इन वेलोसिटी, क्योंकि इंटीग्रेशन एक लिमिट में होता है, इसलिए एक्सीलरेशन का इंटीग्रेशन वेलोसिटी नहीं बताएगा, क्योंकि एक लिमिट में इंटीग्रेशन करते हैं तो इनिशियल से फाइनल लिखेंगे, और वेलोसिटी का इंटीग्रेशन चेंज इन पोजीशन बताएगा। पोजीशन का डिफरेंशिएशन वेलोसिटी, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन एक्सीलरेशन। समझ आया कि नहीं है? समझ आया कि नहीं? अब बहुत सही, बहुत ही जोरदार। चलो तो ये नाली लिख लेना आगे। चलो अब हम सवाल करेंगे। If the displacement of the particle varies with time,
दिस, ये रिलेशन दिया है, देन which of the following option is correct? Velocity of the particle is inversely proportional to time. Velocity of the particle is proportional to t square. AIEEE का पूछा हुआ सवाल है ये, है ना, एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है। कैसे करेंगे तो ध्यान से सुनिएगा। पहले इधर है रूट एक्स इज इक्वल टू टी प्लस 7। रूट एक्स का मतलब क्या होता है सर? एक्स का पावर हाफ। अगर इस रूट को मैं उस तरफ ले जाऊं तो क्या उधर जाके ये रूट खुद स्क्वायर बन जाएगा? हाँ, तो मैं लिख सकता हूं एक्स इज इक्वल टू टी प्लस 7 का होल स्क्वायर। और हमसे वेलोसिटी के बारे में पूछने की कोशिश किया है, तो अगर मेरे से वेलोसिटी के बारे में पूछने की कोशिश किया है तो इसको मैं क्या कर दूं? डिफरेंशिएट करूं। अब डिफरेंशिएट करने के दो तरीके हैं, या तो मैं स्क्वायर रहने दूं या होल स्क्वायर खोल लूं। होल स्क्वायर खोल लो, अगर क्यूब होता, पावर 4 होता तो हम चेन रूल लगाते, नहीं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो कि होल स्क्वायर पहले खोल लो। तो टी प्लस 7 का होल स्क्वायर क्या होगा सर? टी स्क्वायर प्लस 49 है ना, 7 का होल स्क्वायर प्लस 14 टी, सर ये हो जाएगा। बढ़िया है। अब इसको डिफरेंशिएट कर लो, तो dx बाई dt क्या बताएगा सर? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा? टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t प्लस 49 कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 प्लस 14 बाहर, टी का डिफरेंशिएशन 1, तो ये हो जाएगा 14। तो बनेगा क्या? रिलेशन बनेगा v इज इक्वल टू 2t प्लस 14, ये रिलेशन आ गया। ओके, तो वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है? टाइम आ रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, गलत हो गया। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, ये भी गलत हो गया। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू रूट टी, ये भी गलत हो गया यार, सब गलत हो गए। और फोर्थ ऑप्शन है मूविंग विद अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। तो हमें क्या करना पड़ेगा? वेलोसिटी को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा सर? एक्सीलरेशन। इसको डिफरेंशिएट करो, चलो, तो 2t का डिफरेंशिएशन करोगे तो 2 बाहर, और t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 1 प्लस 14 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, dt बाई dt 1, तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हेंस योर करेक्ट आंसर इज डी, द पार्टिकल मूविंग विथ अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। पार्टिकल मूविंग विथ अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। वाह वाह वाह, एकदम जोरदार, बाबू जलेला, वाह यार। डी 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 इज द करेक्ट आंसर। चलो अब बताओ, क्या आपको समझ आया अच्छे से? डी आंसर है हां, लेकिन ये तो किया है मजदूरी। कोई मुझे एमआर स्टार बताएगा? क्या कोई मुझे एमआर स्टार बताएगा? ये तो मैंने मजदूरी किया है। अरे काबा, अरे काबा, फिजिक्स में काबा का चाहिए बबुआ? एमआर स्टार चाहिए या मजदूरी चाहिए? बोलो क्या चाहिए, बताओ। तो सुनो, यहां पे देख रहे हो कि रूट एक्स इज इक्वल टू टी प्लस 7 है, तो रूट उधर ले जाओगे तो स्क्वायर बनेगा, तो एक्स इज प्रोपोर्शनल टू टी प्लस 7 का होल स्क्वायर। और अगर एक्स इज प्रोपोर्शनल टू टी प्लस 7 का होल स्क्वायर है, मतलब पक्की बात है कि t का मैक्सिमम पावर कितना हो सकता है? 2। इसका होल स्क्वायर खोलोगे भी तो 2 आएगा, मतलब x इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। इफ x इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, मतलब वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू t एंड एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट, एंड एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट, डी इज द करेक्ट आंसर। बताओ मजा आया कि नहीं आया? कितने लोगों को ये समझ आया? कितने लोगों को समझ आया कि डायरेक्ट यहां से देखिए, रूट एक्स इज इक्वल टू टी प्लस 7, रूट एक्स इज इक्वल टू टी प्लस 7, तो रूट उधर ले जाऊंगा तो स्क्वायर बनेगा, तो टी प्लस 7 का होल स्क्वायर। तो जब मैं होल स्क्वायर खोलूंगा तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि टी का मैक्सिमम पावर 2 है, और टी का मैक्सिमम एक्स के फॉर्मूले में अगर टी का मैक्सिमम पावर 2 है मतलब एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा, और एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। काहे लगे हो मजदूरी में? काहे लगे हो मजदूरी में? बताओ समझ आया कि नहीं है? चमका कि नहीं चमका? यस। आप मेरे से एक सवाल पूछ सकते हो कि ना कोई नहीं बताता, क्यों नहीं बताता? और तुम जाके पूछोगे भी ना किसी मास्टर से कि सर यहां पे तो हम डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं ना, तो पता है मास्टर क्या कहेगा? अरे बेटा ये तो एक केस है, अगर टी एक्स इज प्रोपोर्शनल टू टी का पावर 3 हो जाता तो क्या होता?
अच्छा, x इज प्रोपोर्शनल टू रूट टी होता तो आपको तो सॉल्व करना ही पड़ता। ये तो एक केस हुआ ना, बस ऐसे थोड़ी ना सवाल कर सकते हैं। प्रॉपर मेथड तो यही है। तो मेरे दो जवाब है। पहला जवाब कि बिल्कुल मैंने प्रॉपर मेथड से आपको सॉल्व कराया है, बिल्कुल कराया है, हां सर कराया है। और फिर मैं ये क्यों बता रहा हूं? क्या मैं पागल हूं कि मैं अभी पढ़ाना शुरू किया हूं? नहीं, मैंने ना एकदम जीरो से पढ़ाना शुरू किया है। जब मैं अपना पढ़ाना शुरू किया था ना, तो जितने भी XYZ कोचिंग इंस्टीट्यूट या कोई भी तुम किताब का नाम लेते हो, सबको बैठ के पहले सॉल्व किया। और सॉल्व करने के बाद मैंने एग्जामिनर सारे पेपर सॉल्व किया, IIT के, नीट के 20-30 साल के पेपर मैंने खुद बैठ के पहले सॉल्व किया है। और सॉल्व करके ना मैंने बहुत डीपली एनालाइज किया कि नीट का पैटर्न क्या है, जेईई में एग्जाम में कैसे सवाल पूछे जाते हैं। तो मुझे आश्चर्य लगा कि एन नंबर ऑफ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन के फंक्शन को प्रीफर करते हैं एग्जामिनर, है ना। कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाले फंक्शन को एग्जामिनर प्रीफर करता है। तो अगर मुझे ये फंक्शन याद रहे तो बहुत अच्छी बात है। और कांस्टेंट एक्सेलरेशन तो सेंट्रल रोल प्ले करता है ना बेटा। कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए तो अलग से आप इक्वेशन ऑफ मोशन भी ड्राइव करते हो। समझ में आया कि नहीं है? तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन के कई सवाल तो ऐसे पूछे जाते हैं कि कौन से ऑप्शन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो पता होना चाहिए ना, देख के ही ये सॉल्व करके निकालो। बताओ 22 सवाल कितने सेकंड में, ईमानदारी से बताओ कितने लोगों ने 22 सवाल को 5 सेकंड में सॉल्व कर दिया? 5 सेकंड में सॉल्व कर दिया। तो बात पता होनी चाहिए, बाकी तुम्हें आना दोनों चाहिए बेटा। मैं कभी भी ये नहीं कहता कि शॉर्ट ट्रिक, ना 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 ना, हमेशा संघर्ष से ही आप MR स्टार तक जा सकते हैं। संघर्ष हमारा प्राइमरी गोल है, हमारा प्राइमरी गोल बा संघर्ष, हमारा प्राइमरी गोल बा। ये MR स्टार बाकी वो बाद में सीखेंगे, समझ में आया ना। और वो आ जाए तो सोने पे सुहागा वाली बात होती है। समझ में आया? चलो समझ में आया ये। चलो आगे देखते हैं। द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, AIPMT 2014, AIPMT 2014 में सवाल पूछा था। क्या सवाल था बेटा? देखिए, द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग x एक्सिस वेरीज विथ टाइम एज x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t। तो x इज इक्वल टू लिखा है a sin ओमेगा t, वेयर कैपिटल A जो यहां पे लिखा है एंड ओमेगा आर द पॉजिटिव कांस्टेंट। मतलब ये साफ साफ आपको बता दिया है कि कैपिटल A और ये ओमेगा आर द पॉजिटिव कांस्टेंट। देन द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल वेरीजेस विथ इट्स पोजीशन एज, देन एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल वेरीजेस विथ इट्स पोजीशन एज। कैसे वेरी करेगा? कैसे वेरी करेगा? तो सुनना, सवाल में जो कुछ भी पूछा उसको इग्नोर करो। तुम एक बात बताओ कि तुम्हें दिया क्या है? सर पोजीशन दिया है। अब पोजीशन अगर दिया होता है तो तुम उसको डिफरेंशिएट करोगे कि इंटीग्रेट करोगे? बोलो। सर अगर पोजीशन को हम इंटीग्रेट कर दिए, मतलब पीछे जाएंगे पोजीशन से तो नाली में गिर जाएंगे, मतलब नाली में नहीं गिरना, तो क्या करोगे? डिफरेंशिएट। और वैसे भी तुमसे पोजीशन देके एक्सेलरेशन पूछा है तो तुम्हें डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा, एक बार कि दो बार। तो पोजीशन को एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी मिलेगा, और वेलोसिटी को एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा। तो आओ इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो बोलो यहां पे क्या लिखे? dx बाई dt, है ना, dx बाई dt, ये मिलेगा आपको वेलोसिटी। कैपिटल ए कांस्टेंट है, बाहर रहेगा। अब यहां पे लगाएंगे आप आउटसाइड इनसाइड रूल। क्या कहता है आउटसाइड इनसाइड रूल? साइन समथिंग। तो साइन समथिंग का जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो आप बोलेंगे साइन समथिंग का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस समथिंग, और इस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन बाहर में टी के रिस्पेक्ट में आप करेंगे। अगर आपको समझ ना आया तो लिख देना बेटा कि रिपीट करो सर ये स्टेप। अगर आपको समझ ना आया होगा तो बोल देना रिपीट करो। मैंने आपको डिफरेंशिएशन जोरदार तरीके से समझाया है। बताओ क्या लिखूं मैं? डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम करूंगा तो x का डिफरेंशिएशन होगा dx बाई dt। a कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन से बाहर रहेगा। साइन समथिंग का हो जाएगा कॉस समथिंग, और समथिंग का डिफरेंशिएशन करूंगा ओमेगा t विथ रिस्पेक्ट टू t। ओमेगा कांस्टेंट है, ओमेगा बाहर आ जाएगा। सर आ गया, बिल्कुल सही बात है बेटा। ओमेगा बाहर आ जाएगा, dt बाई dt 1 बचेगा। तो क्या हो जाएगा आंसर? बोलो सर। आंसर में आ जाएगा a, और यहां से ओमेगा कांस्टेंट की तरफ बाहर, dt बाई dt 1, और ये कॉस ओमेगा t, ये कॉस ओमेगा टी। ये क्या आ गया सर? वेलोसिटी आ गया। ठीक है, अब तुम इतना तो जानते हो कि अगर मुझे वेलोसिटी पता हो
तो इसको एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। ये वेलोसिटी पता है तो a इज इक्वल टू हो जाएगा dv बाई dt। यहां से a ओमेगा कांस्टेंट है, इसको बाहर रखेंगे। a ओमेगा साफ साफ सवाल में लिख दिया कि कांस्टेंट है तो हम बाहर रखेंगे, और v को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, a ओमेगा कांस्टेंट है बाहर रखेंगे। cos ओमेगा t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी, माइनस यहां बाहर लिख देता हूं साइन ओमेगा टी, और फिर इस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक ओमेगा बाहर आ जाएगा। क्या हो जाएगा? एक ओमेगा बाहर आ जाएगा। बिल्कुल बी बहुत सारे बच्चे बी जवाब दे रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। ओमेगा यहां पे आएगा तो ये बनेगा माइनस ए ओमेगा 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 स्क्वायर साइन ओमेगा टी, यह आ जाएगा आपका एक्सीलरेशन। ठीक है सर, आ गया एक्सीलरेशन, आ गया, बहुत बढ़िया। माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। अब यहां पे x क्या दिया हुआ था बोलो? सब में x के टर्म्स में आंसर है, तो x था क्या? a साइन ओमेगा टी। तो क्या मैं यहां पे ये रहा आपका a और ये रहा आपका साइन ओमेगा टी, इसको x बोल दूं? a साइन ओमेगा टी तो x था। अरे साइन का डिफरेंशिएशन करोगे cos, cos का करोगे फिर से साइन आ जाएगा। तो a साइन ओमेगा टी, देखो यहां पे a साइन ओमेगा टी को x कह सकते हैं, तो इसको मैं x कह देता हूं। तो a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर x, ये आपका करेक्ट आंसर आ गया। बी ऑप्शन इज करेक्ट। मैंने धीरे धीरे बेटा इसलिए सॉल्व किया कि सबको समझ आ जाए। एक भी बच्चा ऐसा नहीं है कि जो लिख रहा है कि रिपीट करो, एक भी बच्चा ऐसा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा यही उद्देश्य है कि आप सीख पाए। अ बॉडी इज मूविंग विथ वेरिएबल एक्सेलरेशन ए, साफ साफ सवाल में लिखा है कि ए इज मूविंग विथ अ वेरिएबल एक्सेलरेशन ए अलोंग द स्ट्रेट लाइन। द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इन टाइम इंटरवल t1 टू t2 इज। तो t1 से t2 तक एवरेज एक्सीलरेशन क्या होगा? तुमसे क्या पूछा है सर? एवरेज एक्सीलरेशन। सवाल में दिया क्या है सर? एक्सीलरेशन, वेरिएबल एक्सीलरेशन। मतलब तुमसे एक्सीलरेशन पूछा है और एक्सीलरेशन दिया है। तो वेलोसिटी के टर्म्स में तो हम नहीं लिखेंगे, हम लिखते एवरेज वेलोसिटी को हम लिखते फाइनल, एवरेज एक्सीलरेशन को हम लिखते फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। लेकिन यहां पे वेलोसिटी में नहीं गिवन है, हमें डायरेक्ट एक्सीलरेशन गिवन है। तो हम क्या करें? फटाफट बताइए, हम क्या करें? हम क्या करें? हम क्या करें? बताइए कौन सा आंसर होना चाहिए? क्या करें? तो सर आपने बताया था कि एमआर स्टार लगाओ, एमआर स्टार इन लास्ट क्लास, एमआर स्टार इन लास्ट क्लास। लास्ट क्लास वाले एमआर स्टार को चिपका दो। एक जोरदार एमआर स्टार समझाया था। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर आपको एवरेज निकालना है तो उसी को इंटीग्रेट कर दो, नीचे डेल्टा टी लिख दो। चलो ए इंटू डी टी। अब t1 से t2 के बीच लिखना तो इंटीग्रेशन लिमिट लगा दो और ये लिख दो t2 माइनस t1। अरे डेल्टा टी मतलब क्या होता है? डेल्टा टी होता है फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। ये होता है ना यार, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो बताओ तो बाबू जलेला कौन सा आंसर होगा? जल्दी बताओ कौन सा आंसर होगा? डी एकदम। यार तुम काइनेमेटिक्स सीख गए, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ये काइनेमेटिक्स वाला चैप्टर तुम सीख रहे हो। मुझे ही आश्चर्य हो रहा है यार, इतनी जल्दी तो बच्चे नहीं सीखते हैं। किसी भी अपने फ्रेंड से जो पीडब्ल्यू पे नहीं पढ़ रहा होगा उसे पूछना कि तुम्हें काइनेमेटिक्स चैप्टर कैसा लगता है, बोलेगा नाली में गिरा पड़ा हूं यार। तो उसको पढ़ाना थोड़ा, उसको 2-4 एमआर स्टार वरदान में देना तुम। चलो नेक्स्ट देखते हैं। यह सवाल है AIPMT प्रीलिम्स 2007 का, AIPMT प्रीलिम्स 2007 का। अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस एक्सीलरेशन f। अब देखो, जैसे मैं तुम्हें रामलाल बोल देता हूं, तेरा नाम तो एक्चुअली में कुछ और होगा, है ना? मैं तुम्हें रामलाल बोल देता हूं। उसी तरीके से इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस हैज एक्सीलरेशन f। अब ये अलग बकलोली कर रहा है, जानबूझ के कंसेप्ट में बच्चे को नहीं घुमा सकता, तो जानबूझ के उसने एक्सीलरेशन को ए ना लिख करके एफ लिख दिया है। क्या लिख दिया है? एफ लिख दिया। एक्सीलरेशन को क्या लिख दिया? एफ लिख दिया है। और दिस एक्सीलरेशन एफ इज गिवन एज एफ इज इक्वल टू एफ नॉट। देखो एफ नॉट 1 माइनस स्मॉल टी बटा कैपिटल टी, स्मॉल टी बटा कैपिटल टी, वेयर एफ नॉट दिस वन and capital T this one are constant। मतलब small f naught and capital T are constant। ये वेरिएबल नहीं है बेटा, क्या है? कांस्टेंट है। देखो ये वाला टर्म f naught और ये कैपिटल T कांस्टेंट है। द पार्टिकल एट t is equal to 0 हैज 0 वेलोसिटी। मतलब उसने सवाल में दिया है कि t is equal to 0 पे जो इनिशियल वेलोसिटी है पार्टिकल का वो है 0।
एट इंस्टेंट व्हेन f इज इक्वल टू 0 द पार्टिकल वेलोसिटी इज, अरे क्या लिखा है, क्या क्या लिखा है, यहां पे मिसप्रिंट कर दिया यार, यहां पे मिसप्रिंट कर दिया है। क्या मिसप्रिंट कर दिया समझाता हूं। यहां पे लिखना था एट द इंस्टेंट मतलब टाइम व्हेन स्मॉल टी इज इक्वल टू कैपिटल टी देन पार्टिकल्स वेलोसिटीज। तो तुमसे क्या पूछा है, वेलोसिटी। मुझे बस इतना बताओ, मुझे बस इतना समझाओ कि इस एक्सेलरेशन का आप क्या करोगे, क्या निकालना है, उसको मारो गोली। ये देखो लेवल समझो तुम अपना, तुम किस लेवल पे गेम खेल रहे हो, तुम किस लेवल पे गेम खेल रहे हो समझना, क्या निकालना है उसको मारो गोली। तुम ये बताओ कि अगर तुम्हें यह एक्सेलरेशन दिया हुआ है तो इसका तुम क्या करना चाहोगे, इंटीग्रेशन की डिफरेंशिएशन। बस मुझे एक सवाल का आंसर चाहिए, बस मुझे मोक्ष मिल जाएगा, मुझे ही मोक्ष मिल जाएगा। एक सवाल का आंसर चाहिए बस, क्या करोगे तुम। इंटीग्रेशन सर, इंटीग्रेशन 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 इंटीग्रेशन, बिल्कुल। बेटा सुनो, कान में बताता हूं एक बात, आधी जनता को, और आधी नहीं 80% जनता को यही नहीं पता होता है कि सवाल में अगर ये दिया हुआ है तो ये निकालने के लिए हम क्या करें। आधी से ज्यादा जनता को यही नहीं पता होता है कि अगर एक्सेलरेशन दिया हुआ है तो हम इस पर्टिकुलर वेलोसिटी को निकालने के लिए क्या करें। और तुमने क्या निकालना है उसको तुम्हारा कोली दिया हुआ क्या है वो देख के बता रहे हो कि इसका क्या करना चाहिए। जो दिया हुआ है उसको देख के बता रहे हो उसका क्या करना चाहिए, क्या निकालना है। अरे कुछ भी निकालना, मारो गोली, हम तो इसका इंटीग्रेशन ही करेंगे। क्यों, क्योंकि गलती से अगर मैंने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया तो मैं जाऊंगा आगे, और आगे है नाली, नाली में गिर जाऊंगा। बस इतना फील आया कि नहीं आया बताओ। हां इंटीग्रेशन, इतना फील आया ना, बस बस इतना ही फील आना था। तो सर आप इंटीग्रेशन करने का एक्चुअल और आसान प्रोसीजर बताओ। तो एक्सेलरेशन करने का सबसे आसान प्रोसीजर मैं बताता हूं। तुम्हें क्या चाहिए था बताओ। सर हमें चाहिए था वेलोसिटी। तो ये एक्सेलरेशन को मैं क्या लिख सकता हूं, डीवी बाई डी। सर ये एफ को आपने डीवी बाई डी कैसे लिखा, क्योंकि एफ को सवाल में एक्सेलरेशन दिया है। अब एक्सेलरेशन को जेड से लिख ले या एम से लिख ले, कुछ भी चीज को किसी भी लेटर से वो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करे। एक्सेलरेशन तो होता है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, इज इक्वल टू एफ नॉट, इस अंदर ले जाता हूं कांस्टेंट को, माइनस एफ नॉट स्मॉल टी बटा कैपिटल डी। लिख सकता हूं, एफ नॉट को अंदर ले गया। हां सर। अब मैंने आपको एक चीज समझाया था। सर क्या समझाया था, मैंने ये समझाया था कि इस dt को उठा के इधर ले जाओ, क्योंकि एक जात वाले को एक जात वाले के साथ रखो। टाइम है तो इसको टाइम के साथ भेज दो, तो क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा dv इज इक्वल टू dt को दो टर्म है दोनों में मल्टीप्लाई कर दो, तो हो जाएगा एफ नॉट dt माइनस एफ नॉट स्मॉल टी बटा कैपिटल टी इंटू dt। अरे सर जोरदार, ये तो फील आ गया पूरा का पूरा, पूरा का पूरा। अब लगा दो इंटीग्रेशन। तो इधर dv का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू एफ नॉट कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ dt बचेगा, माइनस एफ नॉट बटा कैपिटल टी, यहां पे कांस्टेंट है, ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ t इंटू dt। ये आ जाएगा सर, मजा आ गया एकदम। सर यहां पे दो बार इंटीग्रेशन क्यों लगाया, तो बेटा ध्यान से देखिए, एक टर्म आपका ये है, तो सब्ट्रैक्शन में पहले को इंटीग्रेशन करेंगे फिर दूसरे को करेंगे। एफ नॉट और एफ नॉट बाई टी कॉन्स्टेंट था इसलिए बाहर रखा। यहां पे टाइम, इनिशियल टाइम जीरो लिया है, देखो यहां पे इनिशियल टाइम जीरो लिया है, उस समय वेलोसिटी जीरो था, और टाइम कैपिटल टी पे वेलोसिटी वी क्या होगा ये पूछा है। ठीक है, चलो इस डीवी का इंटीग्रेशन बताओ क्या होता है। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बहुत आसानी से बताया था कि सिंपल कोई फंक्शन नहीं लिखा हो तो इंटीग्रेशन ऑफ डीवी होता है वी, इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स होता है एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी होता है टी। तो यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ डीवी क्या हो जाएगा, वी लोअर लिमिट जीरो अपर लिमिट वी इज इक्वल टू एफ नॉट, डी टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका टी लोअर लिमिट जीरो अपर लिमिट कैपिटल टी, माइनस एफ नॉट कैपिटल टी बाहर होगा, ये टी है तो इसका इंटीग्रेशन करोगे टी स्क्वायर बाई टू लोअर लिमिट जीरो अपर लिमिट टी। ठीक है, अब जीरो रखने से तो कुछ मिलेगा है नहीं, तो आप डायरेक्ट यहां पे लिखिए v इज इक्वल टू एफ नॉट कैपिटल टी माइनस, यहां पे जब आप कैपिटल टी का होल स्क्वायर रखेंगे, ये कैपिटल टी है तो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका हाफ एफ नॉट कैपिटल टी।
तो एफ नॉट टी में से हाफ एफ नॉट कैपिटल टी घटाएंगे तो हाफ एफ नॉट कैपिटल टी आंसर आ जाएगा। हाफ एफ नॉट कैपिटल टी, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। कोई खास बात नहीं है, आपको यहां पे लिमिट पुट करना है बस। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, बिल्कुल सही जवाब था आप सब लोगों का। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। समझ आ गया बेटा ये? चलिए नेक्स्ट में चलते। ये दिख रहा है कि थोड़ा कम विजिबल है, मैं बता देता हूं, मैं फिर से लिख देता हूं। इफ एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू 2t, देन फाइंड वेलोसिटी at t is equal to 2 second if initial velocity at t is equal to 0 is 10 मीटर पर सेकेंड। अब सवाल पढ़ के मुझे यह बताओ, सबसे पहला स्टेप, एक्सेलरेशन क्या गिवन है? एक्सेलरेशन क्या गिवन है? सवाल पढ़ के यह बताओ, एक्सेलरेशन क्या गिवन है? कितने लोगों को समझ आ गया? जल्दी जल्दी बता दो फटाफट। कितने लोगों को समझ आ गया? फटाफट बता दो। लास्ट स्टेप में बेटा अगर आपने इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा, लिमिट रखना नहीं सीखा तो नहीं समझ में आता हूं, ठीक है ना? तो कोई दिक्कत नहीं। कितने लोगों को समझ आ गया फटाफट एक बार कमेंट करो प्लीज। मैं चाहता हूं जो लोग बहुत कंसंट्रेशन से पढ़ रहे हैं, समझ आ गया तो एक बार यस लिखिए फटाफट। चलिए बताइए क्या दिख रहा है? वेरिएबल सर, वेरिएबल a बराबर 2t। एक्सीलरेशन क्या दिख रहा है? a इज इक्वल टू 2t। अब ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन है कि वेरिएबल है, ये बताइए। तो सर ये वेरिएबल एक्सीलरेशन है, 2t एक्सीलरेशन दिख रहा है। अब 2t मतलब एक्सीलरेशन के फॉर्मूले में क्या आ गया? टाइम। एक्सीलरेशन के फॉर्मूले में क्या आ गया? टाइम। यस 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 यस, जोरदार, एकदम जोरदार। तुमने हेटर्स को फिर से नाली में गिरा दिया एकदम। हेटर्स फिर से नाली में गिरे मिलेंगे अभी हेटर्स नाली में गिरे मिलेंगे एकदम। अरे जोरदार, थैंक यू सो मच। मैं बस ये देखना चाहता था कि कितने लोगों को समझ में आ रहा। थैंक यू सो मच। चलो बताओ, यहां पे जब मैंने एक्सीलरेशन को लिखा है 2t, तो ये कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? कांस्टेंट है कि वेरिएबल? बोलो फटाफट बताओ, कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? तो भाई साहब कांस्टेंट का मतलब होता है कि फिक्स हो। मतलब अगर a बराबर 2 होता ना तो कांस्टेंट होता। अच्छा, मुझे यहां से 2 से याद आया, लास्ट लेक्चर में मैंने एक मिस्टेक कर दिया था। मैंने आपको एक्सीलरेशन a नहीं शायद कुछ दिया था, v इज इक्वल टू kx, और गलती से मैंने k को अपने आप 2 पुट कर दिया था। दैट्स माई मिस्टेक, आई एम सॉरी। प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया था मेरे से, वेरिएबल मेरे से बेटा यहां पे गलती हो गया था। और ये बहुत माइन्यूट सी गलती है, जो पढ़ने वाला बच्चा को समझ गया होगा सर से गलती हो गया। ये अगर v बराबर kx है तो k को अपने आप खा थोड़ी ना जाऊंगा मैं, और k अपने आप कन्वर्ट 2 में थोड़ी ना हो जाएगा। वो मेरी गलती थी, प्रिंटिंग मिस्टेक था। ठीक है भाई, चलो। अच्छा एक और, कई बच्चे बोल रहे थे सर आपने पढ़ाया था प्लैंक कांस्टेंट और एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन, तो डायमेंशन लेस होना चाहिए क्योंकि दोनों सेम डायमेंशन वाले फिजिकल क्वांटिटी है। हाँ, लेकिन बेटा थोड़ा शर्म करते, ये प्लैंक कांस्टेंट है और नीचे मैंने लीनियर मोमेंटम लिखा था, एंगुलर मोमेंटम नहीं लिखा था। लीनियर मोमेंटम p बराबर mv उसका डायमेंशन तो पढ़ा है। तो प्लैंक कांस्टेंट बटा नीचे मैंने सिर्फ लीनियर मोमेंटम लिखा था। लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन होता है mlt-1, mlt-1। समझ में आएगी नहीं है? चलो तो यहां पे बताओ, अगर एक्सीलरेशन वेरिएबल है तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगा कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सॉल्व होगा? सर पक्की बात है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सॉल्व होगा। और डिफरेंशिएशन हमसे मत कराना सर, हमने कसम खा लिया है कि एक्सेलरेशन का तो हम डिफरेंशिएशन करेंगे ही नहीं। और नीट की कसम खा ले तू, नीट की कसम खा ले कि एक्सेलरेशन का कभी भी डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे। क्यों? नाली में गिर जाएगा तो करना ही नहीं। ओके सर, ओके। तो क्या करेंगे? इंटीग्रेशन। तो ए को क्या लिखोगे? सिंपल डीवी बाई डी टी। और इंटीग्रेशन करने के भी कई कॉम्प्लिकेटेड मेथड होते हैं किताबों में। इंटीग्रेशन करने के भी कई कॉम्प्लिकेटेड मेथड होते हैं। मैं आपको इंटीग्रेशन नहीं करा रहा, मैं क्या कह रहा हूं, इंटेलिजेंटली समझना मैं क्या कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं ए कोई डीवी बाई डी टी लिख दो। अरे हां सर, ए को तो हम डीवी बाई डी टी बढ़िया से लिख सकते हैं क्योंकि हमने पढ़ा है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी एक्सीलरेशन होता है। तुम लिख क्यों रहे हो ए को डीवी बाई डी टी क्यों लिख रहे हो? क्योंकि एक्सीलरेशन दिया है, वेलोसिटी चाहिए, तो वेलोसिटी को इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा ना इक्वेशन में। तो ए को इसलिए हमने डीवी बाई डी टी लिखा। वायर इज इक्वल टू, अरे इसको क्या हो गया, हैंग कर रहे हैं। हाँ भाग गया। तो इसको लिखेंगे अपन 2t।
dt को उठा के यहां रख दो, तो dv इज इक्वल टू हो जाएगा 2t इंटू dt। ठीक है सर, आप इसको dt को उठा के उधर क्यों ले जाते हो बार बार? क्योंकि टाइम को टाइम के साथ चिपकाना होता है, इसलिए मैं ले जाता हूं। सर ठीक है, ले जाओ। अब दोनों तरफ ये लगा दो, ये लगा दो दोनों तरफ। सर क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हो, डिफरेंशिएशन की इक्वेशन, एक्सीलरेशन में डिफरेंशिएशन तो हम कर नहीं सकते। ठीक है सर, टाइम जब जीरो था सर, ठीक है, वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड इफ इनिशियल वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0 इज 10 मीटर पर सेकेंड। जब इनिशियल टाइम जीरो था तो उस समय पे इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, तो लोअर लिमिट यहां पे 10 रखेंगे, और टाइम t इज इक्वल टू 2 पे एग्जैक्टली वेलोसिटी आपको पूछा है, तो आप इस तरीके से लिमिट पुट करेंगे। लिमिट पुट करना एक बार और मैं आपको समझा देता हूं, लिमिट पुट करना एक बार और मैं समझा देता हूं, देखिएगा ध्यान से। यहां पे जीरो क्यों पुट किया? क्योंकि सवाल में t इज इक्वल टू 0 पे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, तो टाइम को हम 0 से इंटीग्रेट करके कहां तक ले जाएंगे? 2 तक, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी मेरे से 2 पे पूछा है। फाइनल वेलोसिटी ये v रहा, और इनिशियल वेलोसिटी को हम यहां पे 10 मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं। dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा यहां पे बताइए? v, dv का इंटीग्रेशन v, लोअर लिमिट 10 और अपर लिमिट ये v होगा। ठीक है सर, इस साइड 2 बाहर और t का पावर 1 है, तो t के पावर 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? t का पावर 2 बाई 2, तो आप लिखेंगे 2 इंटू टी स्क्वायर बाई 2, और लिमिट पुट करेंगे 0 से 2 तक, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। जब बेटा यहां पे लिमिट पुट करते तो अपर लिमिट को पहले रखेंगे v माइनस लोअर लिमिट 10, आप जानते हो ना, अपर लिमिट को पहले रखते हैं माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू टी स्क्वायर 0 से 2 तक। जब यहां पे 2 रखोगे बेटा तो 2 का होल स्क्वायर 4 माइनस 0 का 0 आ जाएगा, तो वह v माइनस 10 इज इक्वल टू 2 का होल स्क्वायर 4, तो v बराबर 14 मीटर पर सेकेंड इज अ करेक्ट आंसर। और कई लोगों ने 2 मीटर पर सेकेंड आंसर, सॉरी 14 मीटर पर सेकेंड आंसर दिया है। एक दो बच्चा 4 लिख रहा था बेटा, एक दो बच्चा 4 लिख रहा, इधर बच्चा 4 लिख रहा था, तो 4 तो बेटा ये तुम्हारा सही आया है, लेकिन इधर इनिशियल वेलोसिटी 10 था, तो आप लिखेंगे v माइनस 10, v माइनस 10। कितने लोगों को समझ आया जल्दी से बता दीजिए फटाफट। चलिए आगे देखिए, द पोजीशन x ऑफ अ पार्टिकल वेरीज विद टाइम, x इज इक्वल टू a t स्क्वायर माइनस b t क्यूब। इसको इंटीग्रेट कर दूं? क्या पूछा उसको गोली मार, तू बता, क्या इसको इंटीग्रेट कर दूं? बोल, क्या पूछा है उसको मारो गोली। क्या मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं? इंटीग्रेट कर दूं? बोल ना, कर दूं? आधे बच्चे मुस्कुरा रहे होंगे, अरे सर हम तो नहीं करेंगे, आपको करना है तो कर लो, नाली में गिरने का शौक है तो कर लो, आप कर लो, हम तो नहीं करेंगे। बच्चे मंद मंद मुस्कुरा रहे होंगे, अच्छा कर लो, नाली में गिरोगे, कर लो। सर क्या पूछा वो तो देख ही नहीं रहे हो, उसकी जरूरत भी नहीं है। इसको गलती से भी इंटीग्रेट हम कर नहीं सकते, क्योंकि इंटीग्रेट करने का मतलब होता है पीछे जाना, और पोजीशन से पीछे कुछ होता नहीं। अच्छा, नो 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 नो, बस एकदम भर भर के कर, ना 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 सर ऐसा नहीं, ना ना ना, वाह यार एकदम मजा आ गया देख के, ना 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 ना, बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं। अब पूछा क्या वो देखो, अब पूछा है कि पोजीशन ये दिया, देन द एक्सीलरेशन विल बी 0 एट टाइम t इक्वल टू, बोल रहा है कि वो टाइम बताओ जब एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा, वो टाइम बताओ जब एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा। तो एक्सीलरेशन तो दिया हुआ है ही नहीं, क्या दिया हुआ है? पोजीशन। तो इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। चलो, तो ये हो जाएगा आपका v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। बताओ, a बाहर, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2t। देख ले बच्चा, बाबू जलेला देख इधर, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2t, तो ये 2t हो गया, माइनस b बाहर, और t क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 3t स्क्वायर। सिंपल बात है सर, ये तो कांस्टेंट को बाहर रखेंगे, t स्क्वायर का 2t और ये होगा 3t स्क्वायर। ठीक है, तो v बराबर आ गया 2at माइनस 3bt स्क्वायर। अगर वेलोसिटी पूछता तो ये लिखते हैं, लेकिन मेरे से पूछ रहा है एक्सीलरेशन, और ये नहीं पूछ रहा है कि एक्सीलरेशन क्या होगा, बोल रहा है एक्सीलरेशन 0 कब होगा। तो इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो dv बाई dt एक्सीलरेशन हो जाता है। तो a इज इक्वल टू क्या होगा? तो 2at में 2a बाहर, और t का डिफरेंशिएशन 1 dt बाई dt, माइनस 3b बाहर, और t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक बार करेंगे t के रिस्पेक्ट में, तो t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन पावर बाहर आ जाएगा, 2t होगा।
हाँ सर, ये डिफरेंशिएशन हमने पहले ही पढ़ लिया था अच्छे से। तो a बराबर क्या होगा, 2a माइनस 3b मल्टीप्लाई 2 6bt। ये एक्सीलरेशन आ गया। अब मेरे से पूछा है कि एक्सीलरेशन विल बी 0 एट टाइम t। एक्सीलरेशन 0 कब होगा ये बताओ। वो बोल रहे सवाल में कि एक्सीलरेशन 0 हो गया, तो बताओ कब होगा। तो हम क्या करेंगे, यहां पे एक्सीलरेशन को 0 रख देंगे। 0 बराबर 2a माइनस 6bt। तो t इज इक्वल टू आ गया 2a बाई 6b, मतलब a बाई 3b। a बाई 3b इज अ करेक्ट आंसर। a बाई 3b इज अ करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है। सबका जवाब a है। एक बच्चे का आया है सिर्फ कुंज गुप्ता, है ना, कुंज गली में घूम रही है। दिव्या कुमारी का भी आया है। कैसे आया बेटा, कैसे? मैं गलत कर रहा हूं क्या? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं कर रहा हूं मैं। 2a बेटा 3b वेलोसिटी पे तो नहीं, तो 0 रख दिया तुमने। a आएगा आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है आपका। बहुत सारे बच्चों ने ए दिया है। आगे देखिए, पार्टिकल मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन सच दैट डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम टी इज गिवन एज दिस मीटर, द वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज 0। चलो, एस बराबर टी क्यूब माइनस 6t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 4। क्या है ये क्या है? तो डिस्प्लेसमेंट एस है जब फंक्शन ऑफ टाइम दिया है, ठीक। इस पोजीशन को या डिस्प्लेसमेंट को मैं डिफरेंशिएट कर दूं तो वेलोसिटी आ जाएगा। तो देखो ds बाई dt हो जाता है आपका वेलोसिटी, ठीक है सर। पी क्यू का डिफरेंशिएशन क्या होगा, इस पूरे को आप यहां पे रख दो तो इसको डिफरेंशिएट करना, तो ये हो जाएगा 3t स्क्वायर, पावर बाहर आ जाता है, पावर से एक सब्ट्रैक्ट कर दोगे 3t स्क्वायर माइनस ये t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t 12t माइनस 3 बाहर, t का डिफरेंशिएशन 1 4 कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। देखो बेटा यहां पे डिफरेंशिएशन जब मैंने किया है तो -3 बाहर, t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 1, और यहां पे सिर्फ अकेला कांस्टेंट 4, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। मेरे से पूछा क्या है, क्या पूछा बता, वेलोसिटी। तो ये रहा वेलोसिटी, आ तो गया वेलोसिटी, द वेलोसिटी आ गया। लेकिन ये टाइम डिपेंडेंट वेलोसिटी है। तुम मेरे से ये पूछते कि 1 सेकेंड पे वेलोसिटी बताओ, तो मैं पोजीशन को डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकालता और यहां पे टाइम को 1 रख देता। तुम पूछते इनिशियल वेलोसिटी बताओ, तो मैं टाइम को 0 रखता। तुम पूछते 3 सेकंड में वेलोसिटी बताओ, तो मैं टाइम को 3 रखता। लेकिन तुम क्या पूछ रहे हो, वेलोसिटी बताओ व्हेन एक्सीलरेशन इज 0। जब एक्सीलरेशन 0 होगा उसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी बताओ। अब एक्सीलरेशन 0 कब होगा ये हमें पहले देखना पड़ेगा। अब एक्सीलरेशन 0 कब होगा ये हमें पहले चेक करना पड़ेगा। तो ये रहा वेलोसिटी, इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे एक्सीलरेशन आ जाएगा। तो चलिए एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये क्या होगा 6t, कैसे सर, तो t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2t, 100 टाइम्स कर चुका होगा t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, और 3 पहले से था, तो 6t माइनस 12, ये हो गया एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन को रख दो 0, क्योंकि सवाल में बोला है एक्सीलरेशन इज 0, तो जब एक्सीलरेशन 0 था तभी वेलोसिटी बताना था। तो हम एक्सीलरेशन को 0 पुट कर देंगे, 6t माइनस 12, तो यहां से आ जाएगा t इज इक्वल टू 12 बाई 6 2 सेकेंड। तो एग्जैक्टली 2 सेकेंड पे एक्सीलरेशन 0 है, और जब एक्सीलरेशन 0 है 2 सेकेंड पे एक्सीलरेशन 0 है, उसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी, तो वेलोसिटी तो ये था टाइम डिपेंडेंट। तो इस वेलोसिटी के फॉर्मूले में टाइम को 2 रख दो। क्यों टाइम को 2 रख रहे हो, क्या सवाल में बोला था कि टाइम 2 है? नहीं, उसने बोला था जब एक्सीलरेशन 0 है। एक्सीलरेशन 0 कब है, t इज इक्वल टू 2 पे। तो यहां पे t इज इक्वल टू 2 रखोगे तो 3 इंटू 2 का होल स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2 माइनस 3, तो 2 का होल स्क्वायर बोलो 4, 3 मल्टीप्लाई 4 माइनस 24 माइनस 3, तो ये हो जाएगा आपका 12 माइनस 3 माइनस 15 आ रहा है यार, माइनस 15 मीटर पर सेकेंड। डी ऑप्शन इज अ करेक्ट, डी। अरे यार गर्दा गर्दा एकदम गर्दा, मैंने देख लिया कमेंट तुम्हारा डी 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 कर रहे हो। अब ये देखो, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस एंड इट्स एक्सेलरेशन ए इज गिवन बाय ए बराबर के एक्स। अच्छा चलो मैं तुम्हें एक होमवर्क देता हूं। आज मैंने आज तक जितने सवाल क्लास में कराए हैं, क्लास में जितने क्वेश्चन कराए, क्वेश्चन जैसे मैंने तुम्हें यह कराया कि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, ये भी तो क्वेश्चन था। मैंने तुम्हें यह बताया कि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो व्हाट अबाउट स्पीड। इन सब पे स्टार्टिंग से काइनेमेटिक में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 नंबरिंग डालना और बताना टोटल कितने क्वेश्चन करा दिए मैंने अभी तक।
ठीक है, नंबरिंग डालना क्वेश्चन में, ठीक है भाई। और मैंने तुम्हारा मॉड्यूल देखा था, पीडब्ल्यू के मॉड्यूल में पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन है भाई, उसको इग्नोर करना है, मेरे पे भरोसा करो। पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन आपको नहीं करने। कहां आते पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन? नहीं करने बेटा, वो क्वेश्चन आपको नहीं करने। पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन लिख लो, नहीं करने तुम्हें, है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने हैं, मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन आपको करने हैं सिर्फ, जिसमें सिंगल करेक्ट ऑप्शन होता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर डालना। तो चलो इधर देखो, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस एट t इज इक्वल टू 0 इज x इज इक्वल टू 0, मतलब एट t इज इक्वल टू 0 पे पोजीशन 0 है, ठीक है। और इनिशियल वेलोसिटी u है। इनिशियल वेलोसिटी क्या गिवन है? u है। देख लो एक बार, सवाल पढ़ लो। क्या मैंने इंफॉर्मेशन सही लिखा है? क्या मैंने इंफॉर्मेशन सही लिखा है? क्या मैंने इंफॉर्मेशन सही लिखा है? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज u। यस सर, सही लिखा आपने, इनिशियल वेलोसिटी को u लिखा है। और t 0 पे पोजीशन 0, देखो x इज इक्वल टू 0, सही लिखा है। एंड एक्सीलरेशन a गिवन है, a बराबर kx। Which of the following equation is correct between velocity v and position x? v और x में कौन सा रिलेशन सही है? कौन सा रिलेशन सही है? v और x में कौन सा रिलेशन सही है? तो बताओ, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, वेरिएबल है, तो a x पे डिपेंड कर रहा। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देते हैं। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, मैं इसको अभी आपको पढ़ाऊंगा अभी। ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये मैं पढ़ाऊंगा बेटा अभी अगले इसी लेक्चर में, अभी मैं ये डिराइव कराऊंगा। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बताता है सर? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी का होल स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2as बताता है। ठीक है साहब, 2as बताता है, एकदम ही जोरदार। और एक्सीलरेशन की वैल्यू kx दिया हुआ है, तो आप यहां पे रख दो। तो चलो, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और माइनस यू स्क्वायर को इधर ले आओगे तो प्लस हो जाएगा, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2। ए की वैल्यू को kx रख दो, और इनिशियल पोजीशन 0 था, तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट को भी आप x लिख सकते हो, ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या लिखोगे? kx, और x पहले से था तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। तो ये आंसर आ गया, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 kx स्क्वायर, ये आ गया। बी इज अ करेक्ट आंसर। कितने लोगों को समझ आया बताओ? कितने लोगों को समझ आ गया बी सही होगा? कितने लोगों को समझ आ गया बी सही होगा? कमेंट आप जब लिख रहे हो ना, तो आसपास का कमेंट भी देखो थोड़ा। बच्चे डिवाइड हो गए, अभी तक बच्चों में बिल्कुल यूनिटी था, अब बच्चे डिवाइड हो गए। अब बच्चे कह रहे हैं, कुछ बच्चे कह रहे हैं बी होगा, कुछ बच्चे कह रहे हैं बी नहीं होगा। मैं देखूं एक बार, हाँ बी कह रहे हैं, बी कह रहे हैं, बी कह रहे हैं बच्चे। कौन कौन से बच्चे बी कह रहे हैं? अतुल पांडे बी होगा। बेटा अतुल पांडे, कल मैंने एक्स्ट्रा लेक्चर पढ़ाया था और उसमें बोला था कि मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं, मैं एकदम चीख चीख के चिल्लाता हूं, लेकिन फिर भी बच्चा वही गलती करता है। और तुम में से बहुत सारे बच्चे वो गलती कर रहे हो। चमचम चमका बे, क्या चमका? गलत सॉल्व किया मैंने। बी देखो देखो, अक्रसा सैनी, श्रेया गुप्ता, क्रिश, समृद्धि, बकलोल हो तुम, जयंत, बिल्कुल सही जवाब है तुम्हारा कि एक्सीलरेशन वेरिएबल है सर। डी रॉन्ग। सही क्या होगा इससे तो हमें कोई मतलब ही नहीं है भाई। ये गलत होगा ये समझो, इस बात को फील करो। यस दिस इज रॉन्ग। वाई दिस इज रॉन्ग? सर कितना बढ़िया तो था, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2x, इतना बढ़िया था सर, सीधा फॉर्मूला लगा दिया। सीधा फॉर्मूला लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तब लगेगा जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा। और ये मैंने लास्ट लेक्चर में कितना चिक चिक के चिल्लाया था, सर आपने ही गलत किया। मैं तो जानबूझ के गलत किया ना, और मैं जानबूझ के गलत इसलिए कर रहा हूं कि आपसे ये दोबारा गलती ना हो। एक बच्चा अभी भी पूरे पेज में लिख दिया बीबी, अभिषेक गोचर। अबे गोचर नहीं है, तू कचरा है, अकलोल कहीं का। समझा रहा हूं, समझने के लिए तैयार नहीं है। बी नहीं होगा बेटा, रॉन्ग है। देखो सब लोग रॉन्ग कह रहे हैं। हाँ कांस्टेंट होता तो लगाते हम। एक्सीलरेशन यहां पे पोजीशन पे डिपेंड कर रहा, ठीक है। अब चलो आगे। अब हमारे पास दो ऑप्शन है,
एक्सिलरेशन है तो डिफरेंशिएट तो कर नहीं सकते, इंटीग्रेशन की तरफ जाना होगा। तो ए को मैं लिख सकता हूं डीवी बाई डी टी इज इक्वल टू के एक्स, है ना। ए को मैंने डीवी बाई डी टी लिख दिया। या ए का एक दूसरा फॉर्मूला मैं जानता हूं, वी इंटू डीवी बाई डी एक्स इज इक्वल टू के एक्स। अब मैं कौन सा वाला फॉर्मूला लिखूं, ए वाला या बी वाला, कौन सा लिखूं? किससे सॉल्व होगा अच्छे से किससे सॉल्व हो पाएगा बताओ। ठीक है बेटा, समझ आ गया, गलत है। एक बच्चा पूछा सर व्हाई एक्सीलरेशन इज वेरिएबल। अगर बेटा एक्सीलरेशन लिखा होता 5 मतलब वो कांस्टेंट हुआ। ये एक्सीलरेशन इज इक्वल टू के एक्स लिखा हुआ है, एक्स पोजीशन है। एक्स को 1 पुट करोगे तो एक्सीलरेशन होगा के, एक्स को 2 पुट करोगे तो 2 के, एक्स को 3 पुट करोगे तो 3 के, एक्स को 5 पुट करोगे तो 5 के। तो एक्सीलरेशन पोजीशन पे डिपेंड कर रहा, डिफरेंट पोजीशन पे एक्सीलरेशन डिफरेंट होगा। बुझा गया? अब कौन सा यूज करूं मैं, ए वाला कि बी वाला बताओ। तुम खेल गए यार, तुम खेल गए, इस बार तुमने खुश कर दिया मुझे, इस बार तुमने खुश कर दिया। बढ़िया बेटा, मैं तुम्हें बताता हूं सच में एकदम संघर्ष करना पड़ता है ये समझाने के लिए कि ये यूज करो कि ये यूज करो। अब सुनो, 90% बच्चे को समझ आ गया, 10% बच्चे को मैं यहां पे फील दिला देता हूं। बेटा अगर मैं ये यूज करूंगा ना तो इसमें वेरिएबल कितने हो गए, एक्स पोजीशन हो गया, वी वेलोसिटी हो गया, टी टाइम हो गया। तो इस dt को मैं उठा के यहां ले जाऊंगा तो x का इंटीग्रेशन टाइम नहीं करा सकता, x का इंटीग्रेशन ये टाइम नहीं करा सकता। तो एक्सीलरेशन के फॉर्मूले में x था, तो एक्सीलरेशन को अगर मैं dv बाई dt लिखता हूं तो मैं इसको सॉल्व कर ही नहीं पाऊंगा क्योंकि x का इंटीग्रेशन टाइम नहीं करा पाएगा, x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में ही होगा। तो सर अगर एक्सीलरेशन को v इंटू डी बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं और ये लिखते ही बेटा dx को उधर ले जाओ तो होगा v इंटू डी वी इज इक्वल टू के एक्स इंटू डी एक्स। अब इंटीग्रेट कर दो। अब बताओ जब यहां पे टाइम रखोगे कि x रखोगे, तो इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में हो तो x रखोगे। इनिशियल x था 0 और फाइनल x है कुछ x, ठीक है सर। जब x 0 था तो इनिशियल वेलोसिटी था u और किसी जब x इनिशियल वेलोसिटी u था, यहां पे देखो u है और फाइनल वेलोसिटी कुछ हो जाएगा v। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो आराम से, अब इसका इंटीग्रेशन कर दो आराम से। जब इंटीग्रेशन करोगे तो v इंटू डीवी का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या आएगा, तो ये आएगा सर v स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर बाई 2। यहां पे लिमिट होगा 0 से x तक, यहां से लिमिट होगा u से v तक, u से v तक। अब इधर भी डिवाइडेड बाई 2, इधर भी डिवाइडेड बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। ये रिलेशन आ जाएगा के एक्स स्क्वायर। बताइए कहां पे है ये, ऑप्शन नंबर सी। कितने लोगों ने ऑप्शन नंबर सी जवाब दिया है? ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है बेटा। इस क्वेश्चन को मैंने 2 बार गलत करके समझाया और मुझे पता है बच्चों को डाउट वहीं पे होता है जहां पे मैंने गलत किया है। वेलोसिटी ऑफ द बॉडी डिपेंड्स ऑन टाइम अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन v इज इक्वल टू टी स्क्वायर बाई 10 प्लस 20। देन बॉडी अंडरगोज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जीरो एक्सेलरेशन। ये सवाल आप खुद करके दिखाएंगे मुझे फटाफट और एकदम तेजी में। वेलोसिटी गिवन है टी स्क्वायर बाई 10 प्लस 20, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। ये आप मुझे सॉल्व करके बताएंगे बता फटाफट। पिछले सवाल का जवाब दे रहा हूं सी कि इस सवाल का जवाब दे रहा हूं सी? इस क्वेश्चन का जवाब बताइए बेटा। सी, इस क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं क्या सी? तो बिल्कुल सही है, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर वेलोसिटी टी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कांस्टेंट एक्सीलरेशन को कहते हैं, ये तो नहीं होगा। यूनिफॉर्म रिटार्डेशन भी नहीं होगा, दोनों गलत हो गए। और जीरो एक्सीलरेशन तो है ही नहीं यहां पे क्योंकि वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे तो कुछ ना कुछ एक्सीलरेशन आएगा, तो ये भी गलत है। ऑब्वियस सी बात है, ये बच रहा। और इसको मैं सॉल्व कर ही लेता हूं, इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ए बराबर होगा डीवी बाई डी टी। तो यहां पे टाइम का डिफरेंशिएशन टी स्क्वायर का हो जाएगा 2t, 10 कांस्टेंट बाहर आएगा, 20 कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। मतलब एक्सीलरेशन आ गया t/5। तो एक्सीलरेशन टाइम के साथ बढ़ रहा है।
तो बढ़ रहा है मतलब वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब होता है नॉन यूनिफॉर्म। वेरिएबल एक्सेलरेशन, वेरिएबल एक्सेलरेशन को ही नॉन यूनिफॉर्म कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, बिल्कुल सही जवाब है आपका, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। यहां पे एक सवाल देखिएगा, इफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट v इज इक्वल टू दिस देन फाइंड टाइम व्हेन वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम। यह बढ़िया सवाल है। तो टाइम बताइए जब वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगा, टाइम बताइए जब वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगा, टाइम बताइए जब वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगा। यहां पे सवाल क्या लिखा देखिएगा, इफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट v इज इक्वल टू 2t, ब्रैकेट में लिखा 3 - t, देन फाइंड टाइम व्हेन वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम। वो टाइम बताइए जब वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगा, वो टाइम बताइए जब वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगा, है ना बेटा। चलो देखो, एमआर स्टार लगाओ और समझ आएगा। चलो देखो, तो v इज इक्वल टू क्या गिवन है, 2t ब्रैकेट में 3 - t। अब ये सवाल दे देते हैं और बोला है कि फाइंड टाइम व्हेन वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम। आपको मैंने मैक्सिमम मिनिमम पढ़ाया था, हाँ सर आपने पढ़ाया था। कोई भी चीज कब मैक्सिमम होता है, जब उसका स्लोप 0 होता है। स्लोप मतलब डिफरेंशिएशन 0 होता है। मान लो यहां पे मैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम का रैंडम सा ऐसा ग्राफ बनाता हूं, रैंडम सा कुछ भी ऐसा बनाया मैंने। यहां वेलोसिटी मैक्सिमम कहां मानोगे सर, यहां पे, और जहां पे मैंने इस t0 पे वेलोसिटी को मैक्सिमम माना है, जहां पे वेलोसिटी मैंने ये मैक्सिमम माना है, वहां पे एग्जैक्टली स्लोप देखो क्या है, 0 है। तो कोई भी चीज मैक्सिमम कब होता है, जब उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाए। ये मैंने आपको क्लास में समझाया था, जब उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाए, 0 हो जाए। कोई भी चीज मैक्सिमम कब होता है, देखो मैं यहां पे लिख लेता हूं। सबसे पहले मैं तो यहां लिख लेता हूं, v विल बी मैक्सिमम और मिनिमम। अरे यार ये तो मैंने तुम्हें बेसिक मैथ के रिवीजन में भी समझाया था, मुझे लगा था तुम भूल गए होगे। बच्चे हो बेटा, भूल जाते हैं, दिमाग से निकल जाता है, तो घबराए मत करो, तो फिर देख लोगे तुम। वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम और मिनिमम व्हेन dv by dt is equal to 0। वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम और मिनिमम व्हेन dv by dt is equal to 0। कोई भी चीज मैक्सिमम और मिनिमम तभी होता है जब उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाए। तो सर ठीक है, ये रहा वेलोसिटी, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, 0 आंसर आ जाएगा। तो अब यहां पे बात यह है कि टाइम यहां भी है, टाइम यहां भी है, तो हम इसको कैसे डिफरेंशिएट करें। प्रोडक्ट रूल लगाए नहीं, सवाल बनाने वाले ने तुम्हारे साथ खेलने की कोशिश करी है, लेकिन तुम्हें मैं खेलना सिखाता हूं। सुनना, ऐसा सवाल जब भी हो ना, तो 2t को अंदर ब्रैकेट के अंदर ले जाओ, तो क्या होगा बोलो। तो 2t × 3, तो ये हो जाएगा 3t माइनस 2t × t, तो 2t²। हाँ सर ठीक है। तो क्या दिक्कत था, इस 2t को अंदर ले जाओ ब्रैकेट के अंदर, तो ये बनेगा। अब वेलोसिटी मिनिमम तभी होगा जब dv by dt 0 होगा, तो लिखो dv by dt, ये वही है, इसको डिफरेंशिएट करो। तो ये हो जाएगा 3t का डिफरेंशिएशन 3, t का डिफरेंशिएशन 1 है ना बेटा, 3 बाहर, t का डिफरेंस 1 माइनस 2, t² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका 2t। अच्छा, t² का डिफरेंशिएशन यहां पे देखो क्या होगा, 2t, और 2 पहले से था तो 4t हो जाएगा। अब ये आ गया तुम्हारा dv by dt को 0 पुट कर दो, ये आ गया 3 - 4t, तो t इज इक्वल टू आ जाएगा 3/4 सेकेंड। कितने लोगों का जवाब आया था 3/4 सेकेंड? अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके ओके, आई एम सॉरी, बिल्कुल बेटा मैंने गलती कर दिया। 2t × 3 यहां पे हो जाएगा 60। चलो यार खुशी हुआ ये देख के कि तुम्हारा पूरा ध्यान यहीं पे रहता है। ये 6 ये 6, वाह यार, 6 - 4t, तो t इज इक्वल टू 0 रखोगे, तो t इज इक्वल टू हो जाएगा 6/4 मतलब 3/2, 3/2 इज इक्वल टू 1.5 सेकेंड। बिल्कुल सही। हाँ अभी तक बच्चे लिख रहे रहो 1.5 सेकेंड इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही बेटा। ये प्रिंटिंग मिस्टेक, अगर आप लाइव नहीं होते तो मैं ये गलत कर देता, फिर कल आप पूछते कि सर आपने कैसे लिख दिया, तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया था। सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, 2t जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 60 होगा, ठीक है ना, 2t जब मल्टीप्लाई होगा तो 60 होगा। चलिए ठीक है, ये IIT 2006 का सवाल है, ये IIT 2006 का सवाल है। सर क्या है सवाल, ऑब्जेक्ट इज मूविंग सच दैट इट्स वेलोसिटी v इज प्रोपोर्शनल टू √x
देन पोजीशन डिपेंड्स अपॉन टाइम एज ऑप्शन नंबर 1 2 3 4। यहां पे आपको दिया है वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू रूट एक्स, तो यहां पे प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आप के लिख ले, इसको रूट एक्स लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है ना। चाहे तो प्रोपोर्शनल साइन हटा के कोई कांस्टेंट मान सकते हैं। तो वेलोसिटी लिया हुआ है रूट एक्स के प्रोपोर्शनल है। अगर वेलोसिटी रूट एक्स के प्रोपोर्शनल है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट बिटवीन पोजीशन एंड टाइम। तो पोजीशन एंड टाइम के बीच में कौन सा रिलेशन सही होगा? पोजीशन एंड टाइम के बीच में कौन सा रिलेशन सही होगा? एक बच्ची ने बिल्कुल जोरदार जवाब दिया है, मैं उसका नाम लेना चाहता हूं, पहले ही उस खेल गई वो सवाल देखते ही, उसका नाम नहीं ले पा रहा हूं मैं, ऊपर चला गया वो। भूमिका, बिल्कुल सही बेटा, सबसे पहले और सही, सबसे सही जवाब आया तेरा। एक दो बी डी ये मैंने खुद लिखा है ना, एक दो एक दो बी डी, 1 2 3 लिख लो इसको, 3 4। और कुछ भी गलती है क्या? हाँ सर गलत ही लिखा है आपने, बहुत सारी गलती करी है, कोई दिक्कत नहीं, मैं सुधार लेता हूं। मेरी गलती पे ज्यादा ध्यान होता है तुम्हारा, मैं समझ गया। मैं क्या समझा, मैं पहले से समझा हुआ हूं भाई, इसलिए तो मैं गलत पढ़ाता हूं। बताओ, अब बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, बताओ फटाफट। कौन सा ऑप्शन सही होगा, फटाफट बताओ। चलो आओ करते हैं हम मजदूरी। v इज इक्वल टू के रूट एक्स दिया हुआ है, तो यहां से v को हम लिख सकते हैं dx बाई dt। सर क्यों लिख रहे हो? क्या मैं vx को नहीं लिख सकता? रेट ऑफ चेंज इन पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, dx बाई dt इज इक्वल टू के रूट एक्स। ठीक है सर, dt को उठा के यहां ले जाता हूं, के रूट एक्स को नीचे ले जाता हूं, या सॉरी रूट एक्स को नीचे लाता हूं। रूट एक्स को नीचे मैं क्यों ला रहा हूं? यहां प्रोडक्ट है तो नीचे ही आएगा, तो dx के नीचे आ जाएगा आपका रूट एक्स इज इक्वल टू के इंटू डी टी। ठीक है सर, x और t का रिलेशन निकालना है तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगा दो, दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगा दो। तो k इंटू डी टी का इंटीग्रेशन तो सिंपल हो जाएगा आपका के टी। लिमिट मैंने रखा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लिमिट रखता हूं तो देखो ध्यान से, नहीं लिमिट नहीं है तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, प्लस सी ऐड कर दो या ना करो कोई दिक्कत नहीं। तो k बाहर, dt का इंटीग्रेशन t। और देखो बेटा dx बटा रूट एक्स है, तो रूट एक्स का मतलब होगा x का पावर हाफ, तो x का पावर हाफ ऊपर जाएगा तो x का पावर माइनस हाफ, तो यहां पे होगा x का पावर माइनस हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस हाफ प्लस 1। ये करेक्ट इंटीग्रेशन है बेटा। माइनस हाफ प्लस 1 तो ये आएगा 1/2 और x का पावर 1/2, तो हो जाएगा 2x का पावर 1/2 इज इक्वल टू के टी। अब यहां से आप 2 को अगर चाहे तो इस तरफ भी ला सकते हैं, तो ये हो जाएगा रूट एक्स इज इक्वल टू के टी बाई 2। रूट को इधर ले जाओगे तो इस तरफ रूट आके क्या बन जाएगा? स्क्वायर। देखो ये रूट अगर इधर आएगा तो स्क्वायर बनेगा, तो x इज इक्वल टू के स्क्वायर बाई 4 टी स्क्वायर। हमें कांस्टेंट नहीं देखना, प्रोपोर्शनल साइन पूछा है, तो x इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। दिस इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। कितने लोग आज आया है देख लेते हैं। थर्ड, एक बच्चा ए एकदम जोर से लिख रहा है, एकदम जोर से लिख रहा है, क्यों भाई? ए से तुम्हें क्या दिख रहा है यहां पे? हाँ हाँ, एमआर स्टार यूज करिए। वाह बेटा, मैंने ही सिखाया, मेरे से ही सिखा रहे हो मुझे। सद मजदूरी क्यों कर रहे हो? अच्छा बेटा, मुझे ही सिखाओगे अब तुम्हें नहीं लगता कि तुम 1 महीने में कुछ ज्यादा बड़े हो गए हो? याद करो तो 1 महीने पहले तुम कैसे थे? 1 महीने पहले जब तुम आए थे, मेरा फर्स्ट लेक्चर देखा था, उससे पहले या उस दिन कैसे थे तुम? और आज कह रहे हो इधर मजदूरी कर रहे हो आप। वाह बेटा, एमआर को एमआर स्टार सिखाओगे एमआर को ही एमआर स्टार सिखाओगे। किया है मैंने मजदूरी, किया है, जरूरी था बेटा। सदियों से सवाल कराता आ रहा हूं, एमआर स्टार बताऊंगा मैंने ही सवाल लिखे। वाह मेरे बच्चे, वो दिन सबसे खुशी का दिन होता है जब रामलाल एमआर को एमआर स्टार सिखाए। मेरे ही रामलाल मुझे ही एमआर स्टार सिखा रहे। वाह यार, चलो कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया, एकदम जोरदार। राम एमआर खुश हुआ, एमआर खुश हुआ। थोड़े बाल तो बना दो,
चलो बताओ क्या चाहिए था तुम्हें, v कहीं रूट एक्स लिखा हो मतलब एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, और एक्सीलरेशन तभी कांस्टेंट हो सकता है जब x प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर हो, मतलब ये आंसर है। आधी जनता नाली में गिरी हुई है, जो सीरियस नहीं थे पढ़ने के लिए ना, उनको साहब समझ ही नहीं आ रहा, उनको समझ ही नहीं आ रहा क्या हुआ कि एमआर क्यों खुश हुआ, और रामलाल ने एमआर को क्या सिखा दिया। बेटा बताओ, तू ये कर लो ये कर लो, किस्मत में लिखा है मजदूरी, तो कहां से सीखोगे एमआर स्टार। चलो मोगेम्बो एमआर, वाह यार, समझ आया कि नहीं आया, एकदम आसान था। देखो कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, उसका वेलोसिटी और एक्स का रिलेशन है v इज प्रोपोर्शनल टू रूट एक्स, तो कहीं लिखा है v इज प्रोपोर्शनल टू रूट एक्स, तो पक्की बात है कि वेलोसिटी रूट एक्स के प्रोपोर्शनल है, मतलब रिलेशन कांस्टेंट होगा। अब इसी मोशन का x और t के बीच रिलेशन पूछा है, दूसरा मोशन थोड़ी ना है, इसी को कन्वर्ट किया ना हमने। अगर v रूट एक्स के प्रोपोर्शनल है तो x और t में क्या रिलेशन होगा, तो v रूट एक्स के प्रोपोर्शनल है मतलब एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, और एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो पक्की बात है x इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर होगा। अब नाली में गिरे हुए लोग फटाफट मुझे बताए कि आपको समझ आया कि नहीं आया। आ गया, नाली में गिरे हुए लोगों को भी समझ आ गया। चलिए अब ये IIT एडवांस का सवाल है साहब, कहां का सवाल है, IIT एडवांस का। मैंने इसको डीपीपी में भी दिया था, डीपीपी नंबर 4 में। बहुत सारे बच्चे नाली में गिर गए और नाली में गिर के जवाब कह दे रहे थे सर नहीं आ रहा, सर नहीं आ रहा। ये नीट में नहीं आएगा, नीट में नहीं आएगा, क्योंकि ये सवाल मुश्किल है। तो 2-4 लोगों को नहीं भी समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक बच्चे ने 2-3 दिन से ये डाउट पूछ रहा था, एक बच्चे ने मुझे ये भेजा भी था, एक बच्चे ने मुझे भेजा भी था, सर 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 ये वाला सवाल मैंने कर लिया, और उसने पूरे एक कंप्लीट पेज में किया था। कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए पहले सवाल पढ़िए। IIT एडवांस 2015 या 14 में पूछा हुआ सवाल है। ठीक है भाई, इस सवाल कब पूछा हुआ है, IIT 14-15 में पूछा हुआ था। ठीक है, देखो सवाल, ऑब्जेक्ट इज मूविंग सच दैट इट्स टाइम रिलेटेड विथ पोजीशन t इज इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस बीटा एक्स स्क्वायर, देन फाइंड एक्सीलरेशन इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी। एकदम ही अच्छे लेवल का सवाल है। टाइम और पोजीशन के बीच में रिलेशन दिया है, टाइम और पोजीशन के बीच में रिलेशन दिया है, और रिलेशन पूछा है वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बीच। तो पक्की बात है ये पोजीशन गिवन है, तो इसको हमें डिफरेंशिएट करना होगा। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर दूं, क्या दिक्कत है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर लो, कोई दिक्कत नहीं। टाइम के साथ भी कर सकता हूं, एक्स के साथ भी कर सकता हूं, मेरी मर्जी है। थोड़ा आसान बनाने की कोशिश करता हूं, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर देता हूं। तो ये क्या बनेगा सर, ये बनेगा dt बाई डी एक्स, क्योंकि मैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या कर रहा हूं बेटा, देखो x है तो d बाई डी एक्स चिपकाऊंगा, तो ये t है तो t को लिखूंगा dt बाई डी एक्स। अल्फा x के रिस्पेक्ट में करना है तो नीचे x आएगा, बीटा x के रिस्पेक्ट में करना है तो नीचे x आएगा। समझ में आया ना बहुत अच्छे से, हाँ सर समझ आ रहा। dx बाई डी एक्स क्या होगा 1, तो ये हो गया अल्फा सिर्फ, प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होगा 2x, तो 2 बीटा x। और बताओ ये वेलोसिटी क्या होता है, तो वेलोसिटी आप क्या लिखते हो, वेलोसिटी, वेलोसिटी बोलो, वेलोसिटी होता है dx बाई dt, तो dt बाई dx क्या होगा 1 अपॉन वेलोसिटी, तो यहां से लिख सकते हैं आप dx बाई dt बाई dx को 1 अपॉन v। चलो सर ठीक है, तो v इज इक्वल टू क्या होगा, तो v को यहां ले जाओ, इसको पूरे नीचे रख दो, तो 1 डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस 2 बीटा x, ये आ गया वेलोसिटी। ठीक है, ये क्या आ गया, वेलोसिटी आ गया। समझ आए ये, अगर आप यहां पे टाइम से डिफरेंशिएट करोगे तो थोड़ा सा लेंदी होगा, आप टाइम से भी कर सकते हो, यही रिलेशन आएगा। और आप इसको डिफरेंशिएट टी से एक्स से भी कर सकते हो, ये रिलेशन आ गया। अब देखो एक्सीलरेशन किसका फंक्शन है, सॉरी वेलोसिटी के फॉर्मूले में क्या है, एक्स है, तो यहां पे आप निकालोगे डीवी बाई डी एक्स। अब डीवी बाई डी एक्स जब निकालोगे तो इसको डिवीजन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन लगाओ, डिवीजन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन।
क्या याद है डिवीजन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन? क्या कहता है डिवीजन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन? डिवीजन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन कहता है कि ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करो। तो सबसे पहले ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करो, d1/dt, तो कांस्टेंट ऊपर वाला, उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, और नीचे वाला ऊपर ही चला जाएगा। यहां पे प्रोडक्ट करोगे भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 0 ही आना है। क्यों? क्योंकि 1 कांस्टेंट है, ऊपर में 1 कांस्टेंट, उसका डिफरेंशिएशन करोगे और नीचे वाले को मल्टीप्लाई में लिखोगे, तो 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0 रहेगा, माइनस। अब अल्फा प्लस 2 बीटा एक्स को ऊपर ले जाओ और डिफरेंशिएट करो, तो अल्फा का डिफरेंशिएशन 0, 2 बीटा कांस्टेंट है बाहर रहेगा, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, तो ये होगा आपका -2 बीटा इंटू ऊपर में जो 1 था उसका मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइडेड बाई जो भी नीचे था उसका होल स्क्वायर कर दो, तो अल्फा प्लस 2 बीटा एक्स का होल स्क्वायर, ये होगा। नहीं आया समझ? कोई बात नहीं, हम यहां पे फिर से डिफरेंशिएट करके आपको दिखाएंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसमें आप डिवीजन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन लगा रहे हैं। v इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे? 1 डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस 2 बीटा एक्स, ये लिखा आपने। मैं कह रहा हूं कि इसको डिवीजन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन से डिफरेंशिएट करिए, तो dv बाई dx करना है हमको, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। ऊपर अकेला 1 है तो 1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, माइनस ऊपर वाला 1 एज इट इज लिखेंगे, और अल्फा प्लस 2 बीटा एक्स का जब डिफरेंशिएशन करोगे तो अल्फा कांस्टेंट डिफरेंशिएशन 0, 2 बीटा बाहर, एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1, तो ये 2 बीटा बचेगा, डिवाइडेड बाई क्या बचेगा? 2 बीटा डिवाइडेड बाई जो भी नीचे था अल्फा प्लस 2 बीटा एक्स का होल स्क्वायर। और चिंता मत करो, इसका जोरदार मास्टर में बताऊंगा, चिंता मत करो, इसका ऐसा मास्टर बताऊंगा ना, तो बोलेगा सर ये काहे अखंड मजदूरी कर दी, तू हाथ रख देगा वो आंसर सही हो जाएगा। आईटी एडवांस का सवाल है, तो बताना जाके अपने क्लासमेट्स को, कोई दिक्कत नहीं है। ये आ गया डीवी बाई डी एक्स, तो एक्सीलरेशन होता है v इंटू डीवी बाई डी एक्स। इस दोनों को यहां पे रख दो, ये रहा आपका v को रखो 1 अपॉन अल्फा प्लस 2 बीटा एक्स। बेटा आईटी एडवांस का सवाल है, नीट में से नहीं आते। -2 बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस 2 बीटा एक्स का होल स्क्वायर। अभी अल्फा प्लस 2 बीटा एक्स है, ये अल्फा प्लस 2 बीटा एक्स है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो यहां पावर 1, यहां पे 2, तो नीचे हो जाएगा 3। तो यहां पे नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूं मैं, नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूं, a बराबर आ जाएगा आपका -2 बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस 2 बीटा एक्स का पावर 3। बुझाया? ये आया। और तुम जानते हो कि वेलोसिटी तेरा आया था 1 बटा अल्फा प्लस 2 बीटा एक्स, ये वेलोसिटी आया था, ध्यान से देख लो। ये क्या आया था? वेलोसिटी। v इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस 2 बीटा एक्स, v इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस 2 बीटा एक्स। क्लियर है? अब देखना मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, a इज इक्वल टू -2 बीटा इधर रखो। क्या मैं इसको लिख सकता हूं 1 डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस 2 बीटा एक्स का पावर 3। सर ऊपर कैसे पावर ले लिया? बेटा ऊपर नहीं लिया मैंने, ऊपर नहीं लिया है, ये जो पावर 3 है तो 1 का पावर 3 तो 1 ही होगा, और नीचे अल्फा प्लस 2 बीटा एक्स का पावर 3, ये है तो नीचे ही ना, अभी ये है तो नीचे ही ना। हां सर नीचे है। v इज इक्वल टू था 1 अपॉन अल्फा प्लस 2 बीटा एक्स, 1 अपॉन अल्फा प्लस 2 बीटा एक्स को क्या लिख सकता हूं मैं? v, तो यहां लिख दूंगा v, तो a बराबर आ जाएगा -2 बीटा v क्यूब। लो हर माइनस रहेगा, -2 बीटा v क्यूब, -2 बीटा v क्यूब, -2 बीटा v क्यूब, ये आ रहा फोर्थ आंसर आ रहा है। सवाल बेटा थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है, नहीं भी समझ आए तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 2 बीटा वी क्यूब आ रहा, 2 बीटा वी क्यूब, ठीक है। तो यहां पे मैंने क्या किया, नीचे स्क्वायर और मल्टीप्लाई था तो ये क्यूब हो गया, और 1 अपॉन अल्फा प्लस 2 बीटा एक्स को हम v लिख सकते हैं, तो इसको v लिखा तो ये आ गया। अब सर हम इसको आसानी से कैसे कर सकते हैं? क्या रॉन्ग हो गया भाई? अल्फा एक्स बीटा एक्स स्क्वायर, बीटा एक्स स्क्वायर 2 बीटा एक्स, क्या गलत है? अरे माइनस से कुछ नहीं होता,
क्यूब कैसे आया? अच्छा, क्यूब कैसे आया? अल्फा प्लस 2 बीटा एक्स और यहां पे अल्फा प्लस 2 बीटा एक्स, बेस से में तो पावर को ऐड करते हैं, यहां पे 1 और 2 क्या हो जाएगा? 3। यहां पे 1 और 2 क्या हो जाएगा? 3। रामलाल है क्या? एकदम सही है। चल इधर देख, अब इसको हम अच्छे से कैसे कर सकते हैं एमआर स्टार से। तो देखो बेटा, यहां पे तुम्हें टी बराबर अल्फा एक्स प्लस बीटा एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। हाँ सर ठीक है, अल्फा एक्स प्लस बीटा एक्स स्क्वायर दिया है। तो मैं अगर डायमेंशन देखूं, क्योंकि यहां पे न्यूमेरिकल वैल्यू तो है नहीं, तो डायमेंशन लिखूंगा टी इज इक्वल टू अल्फा एक्स इज इक्वल टू बीटा एक्स स्क्वायर। हां सर, डायमेंशन हम यहां पे डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो मैं जाता हूं सीधा सीधा फोर्थ ऑप्शन में, और फोर्थ ऑप्शन में टू तो कांस्टेंट है, हटाओ इसको, गोली मारो। बीटा इंटू वी क्यूब लिखा है, तो बीटा का डायमेंशन क्या हो सकता है? बीटा इज इक्वल टू टी बटा एक्स स्क्वायर होगा। बीटा इज इक्वल टू, देखो यहां पे तुम जानते हो ना कि यहां पे इक्वल है, तो यहां भी इक्वल लिख सकते हैं। तो बीटा टी बाई एक्स स्क्वायर होगा, तो ये हो गया टी बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, और वेलोसिटी होता है तुम्हारा पोजीशन अपॉन टाइम एक्स बाई टी का क्यूब। हाँ सर, एक्स बाई टी का क्यूब। एक्स स्क्वायर इधर एक्स क्यूब कैंसिल होकर ऊपर बचेगा एक्स, नीचे टी क्यूब और ऊपर है टी, तो यहां पे बचा तेरा टी क्यूब और ऊपर है टी, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर। अब बता एल टी माइनस 2 किसका डायमेंशन होता है? एक्सीलरेशन का। ये मैच कर गया, ये मैच कर गया, मतलब ये आंसर आ गया। अब यहां पे ये डायमेंशन का एक्सीलरेशन का डायमेंशन नहीं होगा, क्योंकि तुमसे पूछा क्या था? एक्सीलरेशन। कूल हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। मुझे ये बताओ कि मैं यहां से डायरेक्ट डायमेंशन देखने की कोशिश करूं, तो टी बराबर मैं लिख सकता हूं अल्फा एक्स बराबर बीटा एक्स स्क्वायर, लिख सकता हूं? हां सर लिख सकते हो। डायमेंशन देखोगे तो यहां से अल्फा का डायमेंशन होगा टी बाई एक्स और बीटा का डायमेंशन होगा टी बाई एक्स स्क्वायर। चलो मैं इसको चेक करता हूं। अल्फा का डायमेंशन बोलो क्या होगा? टी बाई एक्स, तो इसको लिखूंगा मैं टी बाई एक्स, और वी बराबर होता है एक्स बाई टी का होल स्क्वायर। तो देखो एक्स और एक्स स्क्वायर कट के क्या होगा? एक्स, और ये टी और टी स्क्वायर कट के क्या होगा? टी। तो एक्स वाई टी आ रहा, मतलब ये वेलोसिटी आ रहा है। लेकिन पूछा तुमसे क्या था? एक्सीलरेशन। क्या पूछेगा? पूछा था फाइंड एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन तो है ही नहीं। अब ये देखो टू अल्फा वी क्यू, टू अल्फा वी क्यू का मतलब हो गया अल्फा है टी बाई एक्स, और ये हो गया एक्स क्यूब बटा टी क्यूब। अब यहां से एक्स क्यूब काटोगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, तो एक्सीलरेशन में एक्स स्क्वायर तो होता नहीं, गलत हो गया, और ये भी गलत हो जाएगा। तो एक्सीलरेशन पूछा था, तो फटाफट डायमेंशन देखा, ऑप्शन नंबर फोर्थ आंसर आ गया। ये इसका जोरदार तरीका सॉल्व करने का। बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बताओ। चमका कि नहीं चमका? मतलब बताओ। अरे हाँ भाई, ले ऑप्शन में माइनस होगा, ले भाई माइनस। तुम माइनस के लिए मर रहे हो यार। कई बार माइनस आता है, लेकिन वो मैग्नीट्यूड पूछते हैं। अगर माइनस चारों ऑप्शन में नहीं है, तेरा ऑप्शन आंसर माइनस में आ रहा है, तो माइनस ढूंढता रहेगा क्या? क्या तू एनटीए के ऑफिस में जाके बोलेगा माइनस क्यों नहीं लगाया था? मैग्नीट्यूड भी तो हो सकता है बेटा। ले माइनस लगा दिया। अब बता, अब बता, बहुत इजी है। अरे 50% क्या है भाई? टी इज इक्वल टू अल्फा एक्स इज इक्वल टू बीटा एक्स स्क्वायर। टी इज इक्वल टू अल्फा एक्स इज इक्वल टू बीटा एक्स स्क्वायर। तो यहां से एक्स इज इक्वल टू होगा टी बाई अल्फा, तो अल्फा सॉरी अल्फा इज इक्वल टू होगा टी बाई एक्स, तो यहां पर रख टी बाई एक्स, और वेलोसिटी होता है एक्स बाई टी का होल स्क्वायर। मतलब डायमेंशन की बात करूं तो ये एक्सीलरेशन आ नहीं रहा, ये एक्सीलरेशन आ नहीं रहा, ये एक्सीलरेशन आ नहीं रहा, एक्सीलरेशन ये आएगा। पूछा एक्सीलरेशन है, ये आंसर आ गया सीधा। बस देखो ये 4 लाइन का कैलकुलेशन है। तो ये रहा तुम्हारा मजदूरी, ये रहा तुम्हारा अखंड मजदूरी, और ये रहा तेरा एमआर स्टार। बिल्कुल समझ आने वाले को मजा आ जाएगा। बेटा निखिल कुमार कैसे पढ़ाते हैं? कोई बात नहीं, सबको देखो जैसे पढ़ाते हो वैसे सबको समझ आ जाता है। चमका अगर देखो हर टीचर का और बच्चे का फ्रीक्वेंसी थोड़ा थोड़ा अलग होता है, ठीक है ना? तो एक बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है, यहां पे 99% बच्चे को समझ में आ रहा है। देखो तुम कमेंट देखो, कमेंट देखो, 200% समझ आ गया, यस सर चमक गया। तो शर्म करो बेटा, ये तो दूसरा मास्टर ढूंढ लो। जरूरी थोड़ी नहीं कि सबको मैं ही पढ़ाऊंगा। फिजिक्स पढ़ाने वाले बहुत लोग हैं, बहुत बहुत। आपको जिससे समझ आ जाए उससे पढ़ लो, कोई बात नहीं बेटा। मजा आया, यस थैंक यू सर, जोरदार, चमका। अब तुम कमेंट देख लो बेटा। निखिल क्यों नाम बदल के करके आते हो? मुझे नहीं पता कि तुम कहां से आए हो। मुझे भी पता है तुम कहां से आए हो, चिंता मत करो। जहां से आए हो ना वहां पे सवाल ही लिख देना, ये समझ में आ जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा,
बहुत बढ़िया, मौज कर दी, बहुत बढ़िया। मौज नहीं करती बेटा, सच्चाई बताए। चलो अब हम थोड़ा सा समझेंगे मोशन विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन वाला केस। बहुत बढ़िया। आ जाते हैं बेटा, देखो हमारा एम क्या है कि बहुत सारे बच्चों को पढ़ाना, मतलब बहुत सारे बच्चों को पढ़ाना नहीं, मतलब हर, जहां तक एजुकेशन नहीं पहुंच रही है वहां तक हर बच्चा के पास एजुकेशन पहुंचे, अफोर्डेबल एजुकेशन हो। तो अफोर्डेबल के चक्कर में बहुत लोगों को बुरी लग जाती है बात कि हम तो इतने में दे रहे हैं और हम तो इतना पढ़ा नहीं पा रहे हैं, और इतने कम में दे के इतना ज्यादा और अच्छा से क्यों पढ़ा सकता है। तो कहां पड़े हो चक्कर में, उर्दू नहीं हो पाएगा तुमसे। कुछ नहीं होगा, चलो कोई दिक्कत नहीं। चलो इधर देखते हैं, मोशन विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। अभी तक हम जितने भी क्वेश्चन कर रहे थे वो सारे के सारे वेरिएबल एक्सीलरेशन पे बेस्ड थे। मतलब एक्सीलरेशन टाइम डिपेंडेंट था या एक्सीलरेशन पोजीशन डिपेंडेंट था, और उसके लिए मैंने आपको माइंड मैप बना के दिया था। माइंड मैप क्या था बेटा, इधर नाली उधर नाली, बीच में पोजीशन, वेलोसिटी और टाइम। आपको सारे सवाल इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन से ही करने थे। सारे सवाल कैसे करने थे, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन से ही करने थे, ठीक है ना। अब क्या है कि अब कांस्टेंट एक्सीलरेशन वाले सवाल करने हैं। कांस्टेंट एक्सीलरेशन का मतलब है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मतलब मोशन जब हो रहा होगा तो उसकी वेलोसिटी बदल सकती है, उसका पोजीशन बढ़ेगा, लेकिन जो उसका एक्सीलरेशन होगा ना, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज होने का जो रेट होगा वो कांस्टेंट रहेगा। और उसके लिए हम 3 सेट ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करते हैं। 3 सेट ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करते हैं। अब 3 सेट ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन कैसा होता है, ये स्कूल के लिए और नीट के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। बेटा ध्यान से सुनिएगा, बेटा ध्यान से सुनिएगा। तुम यार 10th क्लास के बच्चे हो, थोड़ा सा पढ़ाई पे लिखाई पे ध्यान दो, डॉक्टर बन जाना, फिर दुनिया को बताना। अभी बताने की और नारे लगाने की जरूरत नहीं है, अभी बताने की और नारे लगाने की जरूरत नहीं है। बढ़िया से एकदम जोरदार पढ़ो, एकदम जोरदार खींच के पढ़ो। 4 लोग जो तुम्हारे आसपास में दिख रहे हैं, जो ये कोचिंग भी एडमिशन नहीं ले सकते हैं, या फिर एक जगह कहीं XYZ में पढ़ रहे होंगे, उनको भी जाके MR स्टार सिखाओ। उनका भी तीसरा आंख खुलेगा, जैसे तुम्हारा तीसरा आंख खुला हुआ है ना, उनका भी तीसरा आंख जो होगा, उनको भी थोड़ा सद्बुद्धि मिलेगा। तो अपने आसपास के बच्चों को, जो तुम्हारे शर्मा जी का लड़का होगा, या मंजू बुआ की बेटी है, या पिंकी मौसी का लड़का है, मंजू बुआ की बेटी को, पिंकी मौसी के लड़के को, शर्मा जी के लड़के को, जो PW से नहीं पढ़ रहे, कहीं और पढ़ रहे, उनको बुलाओ, बिठाओ और पढ़ाओ, करो कंपटीशन। और तुम पढ़ा सकते हो, एकदम जोरदार पढ़ा सकते हो। कई बच्चे तो बोलते हैं मैंने पढ़ा दिया, अपने भाई बहन को ही पढ़ाया। कभी शर्मा जी के लड़के को ही पढ़ाओ, पिंकी बुआ के बेटी को पढ़ाओ, मंजू मौसी के लड़के को पढ़ाओ, पढ़ाओ, खींच के पढ़ाओ, एकदम पढ़ाओ, ऐसा पढ़ाओ कि उनको समझ में आ जाए कि जहां से पढ़ रहे तो जैसा उनका मास्टर नहीं पढ़ा पा रहा ना, वैसा तो तू रामलाल पढ़ा देगा उनको। समझ में आया कि नहीं है, जैसा उनका मास्टर नहीं पढ़ा पा रहा वैसा तो मेरा रामलाल पढ़ा देगा उनको। और जितना ज्यादा अच्छे से पढ़ाओगे ना, उतना कॉन्फिडेंस डेवलप होगा तुम्हारा। तो कोई ना मिले ना, तो अपने बड़े भाई को ही पढ़ा देना, छोटे बहन को पढ़ा देना। फिर भी कोई ना मिले तो मम्मी को ही सिखा देना, उनको बताना, क्या मम्मी ने कभी कार चलते हुए नहीं देखा है, साइकिल चलते हुए नहीं देखा है, कुत्ता को भागते हुए नहीं देखा है, बॉल को फेंकते हुए नहीं देखा है? देखा है मम्मी ने, पिताजी ने देखा है। तो उनको बिठाना, बोलना कि आओ मैं आपको समझाता हूं कि वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है। उनको बताना कि आपको ना सिर्फ मेरा डिस्प्लेसमेंट पता है, आपको मेरा डिस्टेंस नहीं पता है कि मैं कौन कौन से रास्ते से होके जाता हूं स्कूल, आपको सिर्फ डिस्प्लेसमेंट पता है। ईमानदारी से उनको समझा देना। सर हम कूट दिए जाएंगे, तो क्या फर्क पड़ता है, जितना ज्यादा लोगों को समझाओगे उतना अच्छा आप भी सीखोगे। समझ में आया कि नहीं है? उतना ज्यादा आप भी सीखोगे, ठीक है ना। तो ये जरूरी है, थोड़ा सा तुम सीख जाते हो ना। तुम, कई बच्चे पूछते हैं सर कैसे इंप्रूव करें कंसेप्ट, तुम सीखो, रिवीजन करो, अच्छे से यहां पे सीखो, रिवीजन करो, और जाके घर में लोगों को पढ़ाओ। कोई ना मिले ना, जैसे शर्मा जी का लड़का नहीं मिल रहा, मंजू बुआ की बेटी नहीं मिल रही, या पिंकी मौसी की लड़का नहीं मिल रहा, कोई नहीं मिल रहा, पड़ोसी नहीं है, तुम्हारा कोई दोस्त नहीं तुमसे पढ़ना चाहता है, तो घर वालों को ही पढ़ा दो।
और कैसे नहीं पढ़ेगा, एक बार जबरदस्ती अपने दोस्त को 2-4 एमआई स्टार बता देना, उसके बाद तो तेरे घर आके पढ़ेगा, वो पैसा भी देगा तुम्हें, पैसा भी देगा, पैसा लेना फिर पढ़ाना तू। चल इधर देख रामलाल, मोशन विथ कांस्टेंट एसिलेशन क्या होता है, मतलब यूनिफॉर्म एसिलेशन। यहां पे मैंने लिखा है ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स हिज मोशन विथ वेलोसिटी u एट t इज इक्वल टू 0। t इज इक्वल टू 0 पे ऑब्जेक्ट u वेलोसिटी से चलना शुरू किया। वेलोसिटी मतलब क्या होता है, हाउ फास्ट। एसिलेशन नहीं दिया, बताया मैंने क्या बताया, ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स हिज मोशन विथ वेलोसिटी u एट t इज इक्वल टू 0 एंड कांस्टेंट एक्सीलरेशन a, एंड कांस्टेंट एक्सीलरेशन a। एक्सीलरेशन मैंने क्या बता दिया है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन a से चल रहा है। देन फाइंड इट्स वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टाइम t। t टाइम के बाद इसका वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिराइव इक्वेशन ऑफ मोशन। ये नीट के लिए और स्कूल के लिए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए और स्कूल के लिए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, तो अब ध्यान से सुनना। ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स हिज मोशन विथ वेलोसिटी u एट टाइम t इज इक्वल, ध्यान से सुनो नहीं तो कल रोगे कि सर क्या पढ़ाया था समझ नहीं आ रहा। ध्यान से सुनना, एकदम जोरदार तरीके से बताता हूं, और ये बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 11th क्लास का एग्जाम दोगे उसमें भी इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करने के लिए आता है, तो ध्यान से देख लो। ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स हिज मोशन विथ वेलोसिटी u एट t इज इक्वल टू 0 एंड कांस्टेंट एक्सीलरेशन, देन फाइंड इट्स वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टाइम t। तो t टाइम के बाद इसका वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो सुनना ध्यान से। एक्सीलरेशन तुमको बता दिया है कि कांस्टेंट है, और वेलोसिटी पूछ रहा है टी टाइम के बाद। अगर मुझे बता दे एक्सीलरेशन कुछ a है और टी टाइम के बाद वेलोसिटी पूछे, तो एक्सीलरेशन से वेलोसिटी निकालने के लिए मैं पीछे आऊंगा कि आगे जाऊंगा, फटाफट बताओ। एक्सीलरेशन से वेलोसिटी निकालने के लिए बताया ना कि एक्सीलरेशन a कांस्टेंट है और मुझे वेलोसिटी चाहिए, तो एक्सीलरेशन से वेलोसिटी निकालने के लिए मैं आगे जाऊं कि पीछे आऊं, बताओ। आगे जाऊं कि पीछे आऊं, तो सर आपको पीछे आना पड़ेगा, मतलब इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो a को मैं लिख लेता हूं dv बाई dt, है ना, बढ़िया से लिखा मैंने, a को लिखा dv बाई dt। अब मैं कह रहा हूं कि dt को यहां उठा के ले जाओ, तो a इंटू डी टी, उसने बताया था एक्सीलरेशन कांस्टेंट a दिया हुआ a इंटू डी टी इज इक्वल टू dv, या सिंपल मैं ऐसे लिख लेता हूं, dv को इधर रहने देता हूं, a इंटू डी टी एक ही बात है, dv इज इक्वल टू a इंटू डी टी। ठीक है, अब दोनों तरफ मैं इंटीग्रेशन का साइन लगाता हूं, दोनों तरफ में क्या कर देता हूं, इंटीग्रेशन का साइन लगाता हूं। t इज इक्वल टू 0 पे बताओ वेलोसिटी क्या थी, इनिशियल टाइम t इज इक्वल टू 0, तो साफ साफ यहां पे लिखा है कि जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी u था, तो टाइम 0 पे यहां पे वेलोसिटी लिखो u। ठीक है, टाइम 0 पे वेलोसिटी u है। अब किसी t टाइम पे हमें वेलोसिटी v फाइंड करना है, चलो लिख दिया। अब हमें यह सॉल्व करना है। सर ऐसे तो हमने पहले भी किया था, हां, लेकिन पहले जब किया था और अभी जो कर रहे हो उसमें एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है सर? पहले जब आपने किया था तो उसमें एक्सीलरेशन वेरिएबल था, तो बढ़िया से यहां पे एक्सीलरेशन वेरिएबल था, एक्सीलरेशन की वैल्यू गिवन था 2t, तो आपने a को लिखा था यहां पे 2t। एक्सीलरेशन गिवन था आपका kx, तो आपने लिखा था kx। एक्सीलरेशन गिवन था 2t क्यूब, तो यहां पे लिखा था 2t क्यूब। लेकिन यहां पे एक्सीलरेशन है क्या? कांस्टेंट। और कोई भी कांस्टेंट चीज इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन से कहां चला जाता है? बाहर। फील करना इस बात को। बेटा बकलोली नहीं, जो मैं पूछ रहा हूं बताओ, ए कांस्टेंट है या वेरिएबल है? तो पर्टिकुलर इस सवाल के लिए मैंने ऊपर हेडिंग ही दिया है कि मोशन विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन। अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा तो ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। सोच के जवाब बताओ, क्या मैं एक्सीलरेशन को इंटीग्रेशन से बाहर लिख लूं? अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, लेट से 5 है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो क्या मैं एक्सीलरेशन को इंटीग्रेशन से बाहर लिखूं? हां या ना? कांस्टेंट है सर, बिल्कुल एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, तो क्या बाहर आ जाएगा? क्या एक्सीलरेशन बाहर आ जाएगा? हां सर, बाहर आ जाएगा। अगर ये एक्सीलरेशन बाहर आ गया तो फिर इस इंटीग्रेशन में बचा ही क्या? देखो बेटा, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, फीलिंग इंपॉर्टेंट है, तो इसको फील करने की कोशिश करो। ये हमने ये सवाल सॉल्व किया था, एक सवाल मैं बताता हूं आपको। हमने ये सवाल सॉल्व किया था जहां पे एक्सीलरेशन गिवन था। देखो हमने ये सवाल सॉल्व किया था, फील करो बेटा, मजा आ जाएगा एकदम। तुम्हें एकदम फील दिला के सॉल्व पढ़ाऊंगा बेटा, देखना मजा आ जाएगा एकदम। मैंने ये सवाल सॉल्व किया था, यहां पे एक्सीलरेशन क्या गिवन था सर? 2t था।
अब एक्सेलरेशन अगर 2t है मतलब एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंड कर रहा, वेरिएबल है। यहां पे 2t स्क्वायर भी हो सकता था, a बराबर √t भी हो सकता था, x भी हो सकता था, तो ये एक्सेलरेशन वेरिएबल है। तो जब मैंने यहां पे इंटीग्रेशन किया था तो a की वैल्यू को 2t लिखा था, तो जब यहां पे 2t लिखा था तो ये टाइम है और इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो पूरा का पूरा बाहर नहीं आएगा। मतलब अलग अलग एक्सेलरेशन जब होगा टाइम डिपेंडेंट तो मुझे पूरा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे एक्सेलरेशन टाइम डिपेंडेंट है तो एक्सेलरेशन इंटीग्रेशन से बाहर नहीं जाएगा, एक्सेलरेशन इंटीग्रेशन से बाहर नहीं जाएगा। लेकिन यहां पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ये इंटीग्रेशन से बाहर चला जाएगा। और अगर एक्सेलरेशन इंटीग्रेशन से बाहर आ गया तो फिर तो इस इंटीग्रेशन में बचा क्या? जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और वो इंटीग्रेशन से बाहर ही आ गया तो इसमें बचा क्या? इधर इंटीग्रेशन ऑफ डीवी वी होगा, इधर इंटीग्रेशन ऑफ डी टी होगा। अरे सर कह तो आप सही रहे हो, अगर यहां पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट था और इंटीग्रेशन कांस्टेंट होने की वजह से एक्सेलरेशन, आई एम सॉरी, समझाते समझाते मैंने थोड़ा गलत बोल दिया, आई एम सॉरी। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, और बाहर अगर एक्सेलरेशन आ गया, अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल होता तो इंटीग्रेशन करने में मजा आता। एक्सेलरेशन अगर होता 2t तो रखना पड़ता 2t, बाहर नहीं निकाल सकते थे। एक्सेलरेशन होता t स्क्वायर तो रखना पड़ता, लेकिन यहां पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो बाहर चला जाएगा। और अगर ये बाहर आ गया तो इंटीग्रेशन के अंदर तो कुछ बचा ही नहीं यार, इधर dt इधर dv। तो लोगों ने बोला कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो आपको बार बार इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो बार बार इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है। कभी तुम्हें नाइन्थ क्लास में तो हम इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ते हैं, लेकिन मान लो ये कई लोगों ने पढ़ लिया होगा, इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ लिया होगा। क्या कभी तुम्हें यह बताया गया कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन ही ड्राइव हम क्यों करते हैं? why equation of motion is derived for constant acceleration? Why equation of motion is derived for the constant acceleration? क्यों? एक्सेलरेशन तो टाइम पे डिपेंड कैसे भी कर सकता है, और अगर वो कांस्टेंट भी है चाहे कुछ भी है तो हम इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से तो कोई भी सवाल सॉल्व कर सकते हैं ना। a बराबर डीवी बाई डी टी तो हमेशा वैलिड होगा ना बेटा, ये तो डेफिनेशन है। एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या है? a बराबर डीवी बाई डी टी। एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या है? a बराबर डीवी बाई डी टी। ये तो हमेशा वैलिड है, ये हमेशा वैलिड है। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए आप इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन कर सकते हो, कोई बुराई नहीं है। लेकिन जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए इंटीग्रेशन तुम करोगे भी तो क्या करोगे? ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने की वजह से इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन करने लायक कुछ बचा ही नहीं। यहां पे इंटीग्रेशन करने लायक कुछ बचा ही नहीं। यहां पे t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी देखो क्या था, u। देखो t इज इक्वल टू 0 वेलोसिटी था u, और किसी टाइम t पे वेलोसिटी हो जाएगा v। अब यहां पे इंटीग्रेशन करने के लिए कुछ बचा ही नहीं, क्यों? क्योंकि dv का इंटीग्रेशन हो जाएगा v, u से v तक लिमिट रख दो इज इक्वल टू a, और dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t, लिमिट रख दो 0 से t तक। तो यहां पे अपर लिमिट रखोगे तो देखो फाइनल वेलोसिटी, लोअर लिमिट रखोगे तो इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू at। ये बहुत मुश्किल नहीं है, कई बच्चे इसको सॉल्व करके पहले से बैठे। माइनस यू को आप चाहो तो उधर ले जाओ तो v बराबर हो जाएगा u प्लस at। कोई खास बात नहीं है, लेकिन खास बात तो यहां पे एक सोच है कि एक्सेलरेशन जब इंटीग्रेशन से बाहर ही आ जाएगा तो कुछ बचेगा ही नहीं इसमें। dt का इंटीग्रेशन सिर्फ हो जाएगा dt, dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा सिर्फ t। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ये यूज कर लो ना डायरेक्ट, कहां इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के चक्कर में पड़ोगे। बताओ तुम्हें इक्वेशन ऑफ मोशन का फील आया कि नहीं? एकदम जोरदार तरीके से देख रहे हो, कहां अंदर घुस के निकाल के लाए इसको। सीधा पढ़ने का मतलब आ गया, इक्वेशन आ गया। लेकिन ये हम क्यों ड्राइव कर रहे हैं? हम बार बार इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो इंटीग्रेशन से बाहर निकल जाता है और इंटीग्रेशन करने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो आप ये यूज कर लो, और ये तभी यूज करोगे जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अब एक्सेलरेशन वेरिएबल होता है तो इसको हम क्यों यूज नहीं करते, ये भी फील कराता हूं तुम्हें। सारा फिजिक्स दिखा नहीं दिया तुम्हारे आंख के सामने तो तू बताना। देख इधर एकदम चमकेगा, तुम्हें चरम सुख की अनुभूति होगी, देखना एकदम चमकेगा आंख के सामने। अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल है तो हम इसको क्यों यूज नहीं कर सकते?
क्योंकि अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा तो आप इंटीग्रेशन से बाहर नहीं निकाल पाओगे, और इंटीग्रेशन से बाहर नहीं निकल पाओगे तो यहां पे ए का भी इंटीग्रेशन होगा, तो ए का इंटीग्रेशन होगा तो सिंपल dt का इंटीग्रेशन t तो आप नहीं लिख सकते, फिर तो वहां पे ए को अंदर रखना पड़ेगा, तो फिर कुछ और आंसर आएगा, इसीलिए ये वेरिएबल एक्सेलरेशन के लिए वैलिड नहीं होगा। बताओ तुम्हें यहां से साफ साफ दिखा कि नहीं, दिखा कि नहीं, बताओ, चमका कि नहीं, बताओ बताओ। अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल होता तो ये इंटीग्रेशन के अंदर होता, और अगर इंटीग्रेशन के अंदर होता तो डायरेक्ट हम dt का इंटीग्रेशन t नहीं लिख सकते थे। हाँ, डायरेक्ट dt का इंटीग्रेशन t नहीं लिख ले तो ये t नहीं आता, ये जैसे वहां पे इंटीग्रेशन करके लाया था वैसे लाना पड़ता, इसीलिए ये वेरिएबल एक्सेलरेशन के लिए वैलिड नहीं होता है, नॉट वैलिड फॉर वेरिएबल एक्सेलरेशन, इसीलिए ये वेरिएबल एक्सेलरेशन के लिए वैलिड नहीं होता है। अच्छा, अब सर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे आएगा? तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन देखो, v बराबर u प्लस at है, ये तो इनिशियल वेलोसिटी है, ये एक्सीलरेशन है, ये टाइम है, ठीक है सर। ये किसी भी इंस्टेंट की वेलोसिटी एट टाइम t, ये क्या है? वेलोसिटी एट टाइम t, नॉट स्पीड। ये बेटा स्पीड नहीं होता, नॉट स्पीड, इसको हम जब रखेंगे तो डायरेक्शन के साथ रखेंगे, स्पीड नहीं है, ठीक है। तो किसी भी t टाइम पे वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं dx बाई dt, u प्लस at, ठीक है सर। अब फिर से मैं क्या करता हूं, इस dt को यहां ले जाता हूं, तो dx बराबर होगा u इंटू dt प्लस at पहले से था, dt से मल्टीप्लाई कर दिया, इस dt को दोनों में ले जाके मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अब इंटीग्रेशन कर दो। अब जैसे ही यहां पे इंटीग्रेशन करोगे बेटा ध्यान से देखना, टाइम जब जीरो था, टाइम जब जीरो था, यहां पे टाइम, यहां पे टाइम, टाइम जब जीरो था तो पोजीशन था कुछ xi, मान लो कुछ इनिशियल पोजीशन था xi, और किसी t टाइम पे यहां पे कुछ फाइनल पोजीशन होगा xf। अब जब आप इंटीग्रेशन करोगे बेटा तो dx का इंटीग्रेशन होगा यहां पे x, लोअर लिमिट xi अपर लिमिट xf इज इक्वल टू u बाहर, और dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा सिंपल t, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट t प्लस a t स्क्वायर बाई 2, और यहां पे लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट t। अगर मैं इसको नहीं भी लिखता तो कोई भी दिक्कत नहीं था, सिंपल हो जाता ut प्लस हाफ at स्क्वायर, क्योंकि लोअर लिमिट तो 0 ही है ना बेटा। तो यहां पे बताइए क्या हो जाएगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इज इक्वल टू ut प्लस, देखो हाफ, देखो यहां पे 2 at स्क्वायर, at स्क्वायर, ये आ गया आपका सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। आप कहोगे नहीं सर हमने तो पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट होता है, तो देखो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये आ गया आपका डिस्प्लेसमेंट। s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये क्या आ गया? डिस्प्लेसमेंट। समझ आया कि नहीं आया? ये क्या आ गया? डिस्प्लेसमेंट। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब ये दो इक्वेशन ऑफ मोशन हो गए। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन देखो बेटा कहां से ड्राइव होगा, a इज इक्वल टू लिखो v इंटू डीवी बाई डी एक्स, क्योंकि वो a और x के बीच का रिलेशन है, तो a और x का बीच का रिलेशन तो यहीं से आएगा, dx को उठा के यहां रख दो, तो a इंटू डी एक्स इज इक्वल टू v इंटू डीवी। अब फिर से जब इंटीग्रेशन करो दोनों तरफ, कोई खास बात नहीं, मैं dx को बस यहां चिपका दिया, तो a इंटू डी एक्स बराबर v इंटू डीवी। जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो इनिशियल वेलोसिटी u किसी इनिशियल पोजीशन पे, और फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा v किसी फाइनल पोजीशन। देखो यहां पे dx का इंटीग्रेशन हो रहा है, इसलिए इनिशियल पोजीशन रखा है xi से xf। अब बताओ एक्सेलरेशन कैसा है? सर कांस्टेंट है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो a बाहर चला जाएगा, और a जैसे ही बाहर आया तो अंदर बचा dx सिर्फ, तो यहां पे dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x इनिशियल लिमिट xi फाइनल लिमिट xf इज इक्वल टू v इंटू डीवी का इंटीग्रेशन करोगे बेटा, देखो v का पावर 1 है तो 1 प्लस 1 2 v स्क्वायर बाई 2, लोअर लिमिट u अपर लिमिट f, क्या लिखेंगे? लोअर लिमिट u अपर लिमिट f। यहां रखोगे फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये होगा a फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इज इक्वल टू, ये आपका फाइनल वेलोसिटी, ये आपका इनिशियल वेलोसिटी, तो v में रखो फाइनल वेलोसिटी, तो होगा vf का होल स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का होल स्क्वायर, और फाइनल पोजीशन माइनस, अच्छा डिवाइडेड बाई 2 भी है यहां पे, देखो बाई 2, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ये होगा डिस्प्लेसमेंट, तो ये होगा 2 को भी यहां ले आओ, तो 2as इज इक्वल टू vf का होल स्क्वायर माइनस ui का होल स्क्वायर। ये आ गया कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के बीच का रिलेशन। समझ में आया कि नहीं है? क्लियर है क्या?
सर बाउंस हो रहा है। बेटा खुशी, तुम ना बर्तन मांज लो घर में, तेरे बस का नहीं है डॉक्टर बनना। बाउंस हो रहा है, कंसंट्रेशन से पढ़ोगे तो समझ भी आएगा, बुरा मत मानो बेटा, लेकिन तुम्हारे बस का नहीं है। अच्छा कितने लोगों को समझ आया फटाफट बताओ तो, कितने लोगों को जोरदार तरीके से अच्छे से समझ आया फटाफट बताओ तो। सर मोर करवा दी, इट्स इनफ। वाह, कितने लोगों को जोरदार तरीके से समझ आया, जल्दी बता दो फटाफट। बेटा खुशी तुम बर्तन मांज लो बेटा, यार हम इतनी जान लगा के पढ़ा रहे हैं, मेरा शौक है क्या, मैं गला फाड़ रहा हूं, मैं पागल हो गया यार, तुम्हारे लिए तो पढ़ा रहा हूं ना बेटा। मैं चाहूं ना तो 4 सवाल कम कराऊंगा, लेक्चर 1 घंटे का हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 4 सवाल मैं कम कराऊंगा तो बाद में आपको दिक्कत होगा। मतलब आप ये नहीं समझते हो कि आप मेहनत कर रहे हो, मैं मेहनत नहीं कर रहा हूं क्या। लो देखो, देखो अब दिखाऊं, देख अब कमेंट देख, पढ़ इसको, पढ़ इसको। अब तुमको नहीं पढ़ना तो निकल जाओ ना, चुपचाप काहे परेशान हो रहे हो, बहुत सारे बच्चे पढ़ने वाले हैं। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। तो ये था तुम्हारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग 2 इक्वेशन ऑफ मोशन और ड्राइव करेंगे, फोर्थ और फिफ्थ 2 इक्वेशन ऑफ मोशन और अच्छे समझेंगे, और फिर कांस्टेंट एक्सेलरेशन के बहुत सारे सवाल करेंगे। ठीक है, कर देता हूं छुट्टी, कोई बात नहीं, जाके बर्तन वर्तन मांजना होगा बेचारा, जाओ। एक को आलू बेचना है, शाम का समय हो गया, उसका आलू नहीं बिकेगा। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, बहुत बढ़िया, मौज कर दी बेटा, पढ़ लो, अभी समय है ना, और अभी नहीं पढ़ोगे तो 2 साल बाद रोगे। चाहते हो टाइम से पढ़ लेना, दुनिया से आगे निकलना तो अभी पढ़ना पड़ेगा। चमका, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। नीट अर्जुना, थैंक यू, जय हिंद जय भारत। और मैं आपको बताऊं, अभी मुझे 2 घंटे 2.5 घंटे का लेक्चर जस्ट इसके बाद रिकॉर्ड करना है, जस्ट इसके बाद। मतलब मैं पानी पीऊंगा, 10 मिनट का ब्रेक लूंगा, और फिर मुझे 2.5 घंटे का लेक्चर रिकॉर्ड करना है। ऐसा नहीं है कि तुम ही मिले हो मुझे पढ़ाने के लिए, और मेरे पास कोई और बैच नहीं है पढ़ाने के लिए, मैं तुम्हें ही पढ़ाता रहता हूं, है ना, ऐसा नहीं है बेटा। और मैं झूठ नहीं बोल रहा, अभी जस्ट 10 मिनट का ब्रेक लूंगा और 2.5 घंटे का कंटिन्यूअस लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा। कोई बात नहीं बेटा, तुम भी तो पढ़ रहे थे ना। ठीक है भाई, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं फिर अगली क्लास में।